मॉर्निंग लाहौर। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं हमेशा की तरह अपना गर्मा गर्म चाय का कप लेकर आपके सामने मौजूद हूँ और जनाब आप भी जल्दी से आ जाएं अपनी स्क्रीन के सामने, क्योंकि आज हमने बहुत सारी बातें करनी है। जरूरी बात यह है कि बच्चों और माओ की रूटीन अब चेंज होने वाली है, क्योंकि एक लंबी छुट्टी के बाद स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं और आपको पता है कि रूटीन बदलना एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि कोई भी आदत जब अपना ली जाती है तो फिर आदतें बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमने करनी है बहुत सारी बातें और बहुत से अहम इश्यूज के हल भी आपके सामने लेकर आने हैं। लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। जिंदगी मसरूफ से मसरूफ होने लगी, अपने लिए वक्त निकालें तो कैसे। आंखों के बढ़ते मसाइल, आंखें सेहतमंद रखें तो कैसे रखें। पीएसएल के मेले में कौन से स्टार्स रौनक लगाएंगे। जी तो आप टॉप स्टोरीज जान चुके हैं। अहम इश्यूज की जानिब बढ़ने से पहले आज की अच्छी बात कर लेते हैं। तो जनाब, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश तो हर दिल में होती है, लेकिन कामयाबी हमेशा उनको मिलती है जो अपने इरादों पर यकीन के साथ डटे रहते हैं और मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। कामयाबी एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है। इसके पीछे सालों की अनथक मेहनत होती है, पुख्ता यकीन होता है और इसके साथ साथ कामयाबी का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो आपकी सोच से भी होता है कि अपने ख्यालात और सोच को बड़ा कर लें, अच्छा सोचें, मनफी ख्यालात निकाल दें और हार जाने के डर को ना जहन से निकाल दे। जब तक वो जहन से नहीं निकलेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। हमारे बड़े हमें कहते हैं कि यार अच्छा सोचो फिर ही अच्छा होगा, और अगर सोच के साथ साथ मौसम भी अच्छा हो जाए तो जनाब क्या ही बात है। तो मौसम का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा इलियास। जुनैरा, बताइए कैसे तेवर रहने वाले हैं मौसम के। बिल्कुल मुनीबा, कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता 3 रोज से तो मौसम काफ़ी खुशगवार रहा और आइंदा 3 रोज़ भी आने के कुछ यूं ही इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि आइंदा 3 रोज़ भी मौसम जो है काफ़ी कंट्रोल्ड रहेगा और सर्दी की शिद्दत इस तरह से दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज भी हमने देखा है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 4 रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जाने के इम्कान 15 जाहिर किए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई तभी अच्छी ही की जा रही है कि जो मौजूदा सिलसिला है मगरबी हवाओं का जुमेरात के रोज तक इसी तरह से शहर में बरकरार रहेगा। लेकिन इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए लोग सुबह सवेरे जो है वॉक के लिए बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए हमें आज बाग में दिखाई दिए, क्योंकि उनकी जानिब से भी कहना था कि पहले तो बहुत ही सर्दी थी जिसकी वजह से हम वॉक नहीं करने आ सकते थे, लेकिन अभी जो मौजूदा सिलसिला चल रहा है इसमें काफ़ी अच्छा भी लगता है वॉक करने में और सर्दी का एहसास के साथ साथ जब आप वॉक करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो शहरी यकीनन इस मौसम को काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक हो रही है, एक्सरसाइजेज हो रही हैं, क्योंकि पहले हमने देखा फ़ज़ा में स्मोक आ गई जिसकी वजह से लोगों ने वॉक करना या एक्सरसाइज करना छोड़ दी थी। लेकिन आजकल जो मौसम चल रहा है बिल्कुल इस चीज़ को इजाज़त भी देते हुए दिखाई दे रहा है कि लोग बाहर आएँ और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आज कम से कम दर्जा हरारत की तो हमने बात कर ली, लेकिन हवाओं का सिलसिला भी जो है आज सारा दिन चलने वाला है। 3 से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसमें नमी का तनासब तकरीबन 95% जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और आइंदा 3 रोज़ भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। आज सारा दिन भी धुंध की तो शिद्दत जो है हमने देखा कि काफ़ी हद तक कम आज भी रिकॉर्ड की गई, लेकिन सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला आज भी सारा दिन यूं ही जारी रहने वाला है। महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई तो कर दी है। नई बारिश के सिलसिले की ताहाल कोई पेशगोई नहीं की गई है, लेकिन इस टाइम मैं बागा जनम में मौजूद हूँ, तो लिहाजा यहाँ पर जो मौसम और जो लोग आके यहाँ पर एंजॉय करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं उनकी तो खुशी दीदनी है और उनका ये कहना है कि इसी तरह का मौसम जो है आइंदा 2 महीने और चल जाए तो वो पूरा साल अच्छा गुजर जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी सी देर की मेहमान होती हैं और उसमें जब इस तरह का मौसम हो जाए जो लोग इंजॉय भी कर सकते हो तो यकीनन बाग के शहर लाहौर में सुबह सवेरे जो लोग हैं वो वॉक करने के लिए बाहर आ रहे हैं और साथ साथ मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास, हमें बता रही थी कि मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम खुश्क रहने वाला है और सर्द भी रहने वाला है, तो आपने अपना ख्याल जरूर रखना है क्योंकि इस मौसम में आपको ठंड भी रख सकती है। जुनैरा रोज हमें मौसम की सूरत हाल जानने के लिए हमारी मदद करती हैं और जिस तरह जुनैरा हमारी मदद करती है इसी तरह हम सब कहीं ना कहीं किसी की मदद कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, कोई ना कोई बोझ अपने कंधों पर लिए होते हैं। किसी के काम आना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना, उन्हें निभाना भी एक बहुत ही अच्छी बात है।
मगर इसकी एक खास बात ये भी है कि जब आप हमेशा दूसरों के लिए दस्तयाब होते हैं तो अपनी अहमियत खोने लगते हैं। फिर लोग ये भूल जाते हैं कि आप भी एक जीता जागता इंसान हैं, आपकी भी जिंदगी है। वो अपना हाल बताते बताते आपका हाल पूछना भूल जाते हैं। वो नहीं ये सोचते कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी जिंदगी किस तरह चल रही है। तो जनाब, हमारे माशरे में जहां इंसान किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर घुलकर नफ्सियाती मरीज बन जाता है, ऐसे में जिम्मेदारियां इंसान को और ज्यादा कमजोर कर देती हैं। ऐसे में खुद के लिए वक्त निकालना इंतहाई अहमियत इख्तियार कर लेता है। जबकि खुद के लिए वक्त निकालना कितना जरूरी है और ये वक्त कैसे निकाला जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, डॉक्टर भी हैं और मुआशरे की नब्ज अच्छी तरह पहचानते भी हैं। तो उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। खुशामदीद सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। सर, आज हमने बड़े ही एक अहम मौजू पर बात करनी है कि हम लोग आज देख रहे हैं आपके ये मसरूफ दौर चल रहा है हमारा, और इसमें हम लोग सुबह से शाम हो जाती है, हम काम करते करते एक इंसान एक मशीन की तरह काम कर रहा है, सुबह से शाम हो जाती है, हमें नहीं पता चलता। तो इस दौर में, इस मसरूफ दौर में अपने लिए वक्त कैसे निकालें और कितना अहम है अपने लिए वक्त निकालना? देखिए, जो जिंदगी की खूबसूरती है ना और जो बैलेंस इन लाइफ है, इसका दारोमदार इस बात पर है कि हमने अपनी जिंदगी में अपनी तरजीहात, जिसे प्रायोरिटीज कहते हैं वो क्या सेट की हुई हैं। तो हर शख्स को बहुत ही गौर व फिक्र करके अपनी जिंदगी में जो अहम है उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल में हर शख्स की जिंदगी में सबसे अहम बात यह है कि उसे उसकी जिंदगी खुशी खुशी गुजरे। उसका सुबह से लेकर शाम तक जो वक्त है उसमें वो अपनी तवानाइयों के साथ भरपूर इंजॉय कर रहा हो और खुश हो। अच्छा, इस खुशी को हासिल करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो हर शख्स के लिए यूनिक है। आपकी जरूरियात, मेरी जरूरियात, ये सब मुख्तलिफ हैं। तो हर शख्स को वो कोई एक उसूल, कोई एक मसवदा बनाकर हम नहीं कर सकते कि इस पर अमल करेंगे तो आप खुश रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस जो कैपिटलिस्ट मुआशरे के अंदर और मटीरियल की ओरिएंटेड मुआशरे के अंदर हमें ये लगता है कि अगर हमारे पास वसाइल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हमारे साथ चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे। और समहाउ हमने आसानियों और खुशियों को एक ही चीज समझ लिया है। हमारा ये ख्याल है कि आसानियों का मतलब खुशियां हैं। यानी आसानी आपको एयर कंडीशनर तो प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन खुशी है कि आपको आराम से नींद आ जाए। ये दोनों में फर्क है। तो इसलिए हम सब ने अपनी प्रायोरिटीज नहीं सेट की हुई। हमारी प्रायोरिटीज चूंकि चीजों को इकट्ठा करना है, यहां मैं ये बात बहुत ही क्लियरली अर्ज करना चाहता हूं कि चीजों को इकट्ठा करना यानी अपनी जरूरतों को पूरा करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें जरूरतों और ख्वाहिशों के दरमियान जो लाइन है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सर, क्या हमें प्रायोरिटी पे अपनी शख्सियत, अपनी जात को पहले रखना चाहिए? प्रायोरिटी में सबसे पहले हमें ये रखना चाहिए कि अल्लाह ने जो मुझे जिंदगी दी है, ये जिंदगी मैं कितनी खुशो खुर्रम गुजार रहा हूं और इस जिंदगी के जरिए मैं कैसे अपने इर्द गिर्द खुशियों को बिखेर रहा हूं। ये मेरे ख्याल में प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। देखिए, दुनिया में जितने जानदार हैं और जितने जानवर हैं और वो सारे अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन इंसान का इंसान होना यह है कि उसकी जिंदगी एक मुआशरे के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए जो यानी ये काम करने के लिए मुझे क्या चीजें चाहिए। नंबर 1, मेरी सेहत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं हेल्दी नहीं हूं, मेरे रोजमर्रा की भाग दौड़ के अंदर मेरा खाना पीना मुतासिर हो रहा है और मेरी नींद मुतासिर हो रही है और मेरी एक्सरसाइज मुतासिर हो रही है और मैं एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहा हूं, तो मैं वो अपना काम कर ही नहीं सकूंगा अगर मेरी सेहत। तो लिहाजा अगर 1 2 3 4 5 आप लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और हर वो चीज जो मेरी सेहत को कंप्रोमाइज करती है उसका कोई ना कोई सद्देबाब करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात यह है कि मैं एक इंटेलेक्ट बीइंग भी हूं। जैसे मैं एक फिजिकल बीइंग हूं और जानदारों की तरह, इसी तरह मेरी एक इंटेलेक्ट भी है और उस इंटेलेक्ट के अंदर रोजाना की बुनियाद पर ग्रोथ होनी चाहिए।
यानी रोजाना मैं कुछ नया सीखूं। वो नॉलेज बेस भी हो सकता है, वो स्किल बेस भी हो सकता है, वो एटीट्यूड बेस भी हो सकता है, वो वैल्यू बेस भी हो सकता है। यानी जो दिन मैंने कल गुजारा था, मेरा आज का दिन उस गुज़िश्ता दिन से बेहतर होना चाहिए। तीसरा यह है कि मैं इमोशनली रोज इंप्रूव करूं। यानी अगर मुझे गुस्सा बहुत आता है, यानी मेरे अंदर नफरत है, या मेरे अंदर हसद है, या मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है, तो मुझे रोज कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये तमाम चीजें कम हों। और आखिरी जो डायमेंशन है हमारी, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है, सिर्फ मजहबी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसके पीछे हायर पर्पस क्या है, मेरी जिंदगी किसी पर्पस के गिर्द रिवॉल्व कर रही हो। तो जब हम इन चारों डोमेन को दोबारा दोहराऊं, हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, हम इन तमाम चीजों की रोजाना ग्रोथ अगर करेंगे तो हमारी जिंदगी में एक प्रायोरिटीज आ जाएंगी और हमारी जिंदगी बैलेंस्ड होकर गुजरेगी और मुफीद गुजरेगी। लेकिन सर, अगर हम अपनी प्रायोरिटीज में अगर खुद की शख्सियत को पहले रख लिया जाए, या आप ये कह लें कि जिम्मेदारियां हम निभा रहे हैं, लेकिन अगर अपने आप को पहले रख लें, लेकिन फिर हमें सेल्फिश कहा जाता है कि तुम दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, तो ये क्या खुदगर्जी कहलाता है? नहीं, देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं ना, वो मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपने आप को नंबर 1 इसलिए रखना है कि मैं इफेक्टिव होकर मुआशरे में रोल प्ले कर सकूं। फर्ज करें मेरा ख्याल हम 2 डिफरेंट बातें कर रहे हैं। एक तो चीज ये है कि जिसमें दूसरों के हक को मारकर सिर्फ अपने लिए चीजें इकट्ठी की जाएं और अपनी ग्रोथ की तरफ तवज्जो दी जाए, ये तो एक नेगेटिव बात है। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो मैं ये कर रहा हूं कि अपने आप को सेंटर में रखना इसलिए जरूरी है कि हम इस काबिल हो सकें कि हम मुआशरे के लिए मुफीद हो सकें। दूसरा, जो आपने शुरू में अपने इंट्रो में एक ज़िम्नन जिक्र किया था कि अगर हम अपनी जिंदगी अपने लिए कुछ टाइम ना निकालें और लोगों की जरूरियात पूरी करते रहें, तो उसके लिए एक बड़ी जबरदस्त स्किल है जिसे कहते हैं एबिलिटी टू से नो। बाज औकात जब लोग हमसे नाजायज कोई मुतालबा करते हैं या हमें यूज करने की कोशिश करते हैं या उसमें हम अपने पर्पस से हट रहे होते हैं, देखिए, हमें तमाम लोगों से मोहब्बत करनी है, हमें तमाम लोगों की जरूरियात का भी ख्याल रखना है, लेकिन बीच में हमें यह भी ख्याल रखना है कि हमारी एनर्जीज गैर जरूरी तौर पर जाया ना हो। उसके लिए एक टर्म भी यूज होती है जिसे कहते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। अल्लाह ताला ने जो हमें एनर्जी दी है वो महदूद दी है और वो एनर्जी रोज हम इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर हम उसको रिप्लेनिश करते रहते हैं एक्सरसाइज करके, सो के, प्रॉपर खाना खा के। तो हमारे पास जितनी एनर्जी है वो लिमिटेड एनर्जी है, वो इन्फिनिट एनर्जी नहीं है, फिनाइट एनर्जी है। उस एनर्जी को अगर कोई गैर जरूरी तौर पर हमसे इस्तेमाल कर रहा है और हमारी तवानाइयां ऐसे कामों में खर्च हो रही हैं जो कि बिल्कुल गैर जरूरी थे, तो उसके सिलसिले में बड़ी अक्लमंदी के साथ ये देखना चाहिए कि हम मिस यूज ना करें अपनी एनर्जी। तो फिर सर, ये जो इतना नेगेटिव दौर है, नेगेटिविटी में हम खुद को पॉजिटिव कैसे रखें और अपने अंदर पॉजिटिविटी किस तरह लेकर आए? देखो बेटा, दौर तो हमेशा एक तरह से ही होता है। आज से कोई 15,000 साल पहले की एक तहरीर कहीं से मिली थी जिसके ऊपर जो जबान लिखी थी, उस जबान को पढ़ने को समझने में 3 साल लगे आर्कियोलॉजिस्ट को। जब उन्होंने उस तहरीर को पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था जमाना बहुत खराब हो गया है और अब ये जमाना नहीं चल सकता। तो हर जमाने में ही लोग ये कहते रहे हैं कि ये जमाना, वो इंडियन उसमें कहते थे कल युग आ गया है, यानी बुरा जमाना आ गया है। तो जमाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मेरा और आपका है, मैं और आप अंदर से क्या हैं, ये अहमियत वाली बात है। जमाना जो है, देखिए, बाहर कितनी सर्दी है, बाहर कितनी गर्मी है, इसका इतना फर्क नहीं है। मैं अंदर से कितना प्रोटेक्टेड हूं, ये अहम बात है। बीमारियां कितनी हैं, ये अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि मेरे अंदर कुव्वत मुदाफियत कितनी है। तो जमाने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और एक हदीस शरीफ का मफहूम भी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे हिसाब से बेहतरीन जमाने में पैदा किया है, लिहाजा जमाने को बुरा मत कहो। अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में जमाने की कसम खाई है। तो बहुत सारी चीजें हम अपनी इन कैपेबिलिटी को, अपनी इन कैपेसिटी को जमाने के सर पे थोप देते हैं। हमें अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए। मैं अगर खुद फिजिकली ठीक हूं, इमोशनली ठीक हूं, इंटेलेक्चुअली ठीक हूं और स्पिरिचुअली ठीक हूं, तो हर किस्म के आउटसाइड एनवायरनमेंट को मैं हैंडल कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। लेकिन आप जब ये इतनी चीज़ों से घिरे हों और पॉजिटिविटी आप ढूंढ रहे हो, तो ऑब्वियसली मिल ही जाती है। आप अपने अंदर देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी मौजूद है। सर, अगर बात कर ली जाए, जो घर में ख़वातीन होती हैं, वो सुबह से लेकर रात तक घर में सारे काम काज भी करती हैं,
वो किस तरह अपना वक्त निकाले? लेकिन उनको तो कहा ही जाता है कि तुम तो घर रहती हो, तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त है। जी, देखिए, जो वक्त निकालने का मसला है ना, वो हमें उसकी भी थोड़ी सी ना क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि मैं बाहर वॉक करने जा रहा हूं, मैं अपने लिए वक्त निकाल रहा हूं, तो जब मैं वॉक कर रहा होता हूं तो मैं तो ये सोच रहा होता हूं कि ये सामने गड्ढा तो नहीं आया हुआ। मैंने कहा अपने लिए वक्त निकालने का मतलब ये है कि मैं खामोशी के साथ, यकसुई के साथ अपना तारुफ हासिल करूं, अपने साथ यकसुई के साथ बैठूं और बैठ के देखूं कि जावेद इकबाल कौन है। आप हैरान होंगी बेटा कि हम दुनिया के हर शख्स को जानते हैं, हमें सारी अमेरिका में क्या हो रहा है उसका पता है, हमें दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता है। हम अब जावेद इकबाल को ये नहीं पता कि जावेद इकबाल कौन है। इसके लिए हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि हर रोज 10-15 मिनट यकसुई से निकालने चाहिए, जिसमें आप अकेले में बैठकर अपना जायजा लें। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म जो है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस भी हैं। रिफ्लेक्शन जैसे जैसे अपने अक्स को देखना, जैसे शीशे में आप अपने आप को देखते हैं, तो हम खामोशी से बैठें। और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने की वजह से उसके लिए एक बहुत जबरदस्त टूल मौजूद है, और वो हमारी नमाज है। नमाज के दौरान जिस तरह हम यकसुई से फोकस, लेकिन बशर्ते कि वो नमाज खुशू व खुजू के साथ हो। खुशू व खुजू का मतलब यह है कि फोकस के साथ हो, हम उस वक्त इधर उधर कुछ ना सोच रहे हों, हम पूरे फोकस के साथ अगर मुतवज्जो हों और इसको अपनी आदत बना लें और यकसुई के साथ अपने ऊपर फोकस करें, तो अपने बारे में बहुत सी ऐसी बातें पता चलती हैं जिनके पता चलने के बाद आदमी उनको तब्दील कर सकता है, उनको बदल सकता है। आजकल तो हमारे पास वक्त ही नहीं होता ना। आपको पता है कि इंसान एक मशीन बन गया, सुबह से रात हो जाती है, इंसान सिर्फ काम में मसरूफ रहता है। और अगर बच्चों की बात कर ली जाए, आजकल वो घर पर हैं लेकिन वो अपने माँ बाप को या अपने बड़ों को टाइम नहीं दे पा रहे, और बड़े भी यही कर रहे हैं कि उनको टाइम नहीं दे पा रहे, उनके साथ बैठ नहीं पा रहे। तो ये इस माहौल में किस तरह हमारा इफेक्ट करता है, हमारी शख्सियत किस तरह इफेक्ट करती है? तो जब हम ये कहते हैं कि अब तो हमारे पास वक्त ही नहीं है, तो वही मेहरबानी करके अपने लिए वक्त निकालें। इस तरह का कोई तावीज तो नहीं है ना, और इस तरह का कोई ऐसा मंत्र भी नहीं है जो फूंक दिया जाए और एकदम जो है चेंज होने के लिए हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हमें ये लगता है कि मेरे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो मेहरबानी करके शौरी कोशिश करके बच्चों के लिए टाइम निकालिए। ये बात वहीं रिवॉल्व करती है कि हम जिंदगी में किस चीज को अहमियत देते हैं। जिस चीज को हम अहमियत देते हैं ना, उसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रायोरिटीज की बात है, हमें बैठकर अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। मेरे लिए क्या अहम है? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता है हमारे सुनने वाले बहुत से गैर मुस्लिम भी होंगे और पूरी दुनिया में ज़ाहिर आपका ये जा रहा है सारा। मैं बहसीत मुसलमान ये समझता हूं, मेरी जिंदगी की पहली प्रायोरिटी ये है जो अल्लाह पाक ने कुरान में ये कहा है कि अगर तुम कामयाब होकर जन्नत में चले गए और जहन्नुम से बच गए तो तुम कामयाब हो, यानी बीइंग मुस्लिम। सिमिलरली इस तरह का डिवाइन मैसेज और मज़ाहिब में भी होगा, जिसका मतलब यह है कि मैंने अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारा और जब मैं इस दुनिया से गया तो मैं आने वाली जिंदगी के अंदर कामयाब हो गया। तो ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। और ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान में अपने नबी के जरिए बड़ा क्लियरली बता दिया है, मिसालों से समझा दिया है। तो हम सबको सोचना चाहिए कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके बाद से मेरी मौत की जिंदगी खराब हो जाए। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये बात हमें अपनी बीवी को भी बतानी है, अपने बच्चों को भी बतानी है, अपने अहबाब में भी बतानी है, नंबर 1। उसके बाद दूसरी मेरी प्रायोरिटी ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं एक मुफीद इंसान हूं, मैं नुकसानदेह इंसान ना हूं, मेरी वजह से लोग तौबा तौबा ना कर रहे हों, लोग मुझसे मिलकर खुश हों, मैं उनकी, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है। प्रायोरिटी नंबर 3 ये है कि मैं अपने गिर्द एक कंफर्टेबल लाइफ कर लूं। मैं कोशिश करूं कि मेरी सवारी ठीक हो, मेरा बिस्तर ठीक हो, मेरा घर ठीक हो, मेरे बच्चे आसूदा हों, मेरे पास प्रॉपर कपड़े हों, बस दैट्स इट। इतना सा जिंदगी में और क्या करना है। लेकिन आप सोच के थोड़ी सी और प्रायोरिटीज भी बना सकते हैं। तो ये जो ना कि हम बड़े मसरूफ हैं, यहां तो बिल्कुल किसी के पास वक्त नहीं है, ये बेटा इस वजह से नहीं है कि हमने अपनी जिंदगी को सीरियसली लिया ही नहीं है, हमने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा ही कुछ नहीं है, हमने प्रायोरिटीज बनाई ही नहीं है। तो जब भी चीजों को बगैर प्लान के करेंगे तो वो चीजें हैपहैजर्ड होंगी, वो चीजें मतलूबा नताइज नहीं निकाल सकेंगी। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करेंगे, जिंदगी को समझेंगे और ये देखेंगे कि हमारी जिंदगी मुख्तसर है, हमें इस दुनिया से चले जाना है और दुनिया से चले जाने के बाद जो कुछ होगा, आप कभी कुरान पाक को पूरे फहम से पढ़े तो मोटी मोटी बात यह है कि ये याद रखना है कि हमारा एक खुदा है, ये याद रखना है कि तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है
और ये याद रखना है कि हमने मरना है और जो कुछ हम कर रहे हैं इसका हमें हिसाब देना है। बिल्कुल ऐसी है सर, अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर जावेद इकबाल, मोटिवेशनल थे। इनकी वीडियोस देख देख कर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन आज बराह रास्त उनसे बात कर कर भी बहुत कुछ मैंने सीखा है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिली होंगी कि आप अपने लिए वक्त कैसे निकाल सकते हैं। जनाब, बात हो रही है दूसरों की खातिर कुर्बानियां देने की। दुनिया में ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं जो अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर दूसरों की जिंदगियों को महफूज बनाते हैं। वही लोग जिंदगी के मैदान के असल खिलाड़ी होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही खिलाड़ी की वीडियो दिखाएंगे जिसमें खजूर के दरख्त को काटने की कोशिश में एरोबिस्ट अपनी जान को खतरे में डाले दरख्त पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि जनाब ये दरख्त मकामी बाशिंदों के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। आइए ये वीडियो देखते हैं। वीडियो आपने देखी जिसमें देखा जा सकता था कि खजूरों के वजन के बायस दरख्त का बेशतर हिस्सा झुक गया है और हवा में झूल रहा है। इंतहाई घने और इंतहाई ऊंचे दरख्त पर चढ़ा ये प्रोफेशनल एरोबिस्ट किसी तरह अपनी जान को खतरे में डालकर दरख्त का ऊपरी हिस्सा काटकर अलहदा करता है, जिसके बाद झुका दरख्त एक बार फिर सीधा हो जाता है। जिंदगी को पेश आने वाले खतरे के बावजूद एरोबिस्ट की महारत से किए गए काम को इंटरनेट सारिफीन की जानिब से काफी सराहा भी गया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने हमें फीडबैक देना नहीं भूलना। हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर हमें फीडबैक दीजिए कि हम और कैसी कैसी दिलचस्प चीजें आपके सामने लेकर आ सकते हैं। जनाब, और भी बहुत सी बातें करनी है, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जनाब, अब हमने जिस बारे में बात करनी है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। कोरोना वायरस ने वैसे तो हमारी जिंदगी के तमाम शोबाजात को ही बुरी तरह मुतासर किया है, लेकिन शोबा तालीम एक ऐसा शोबा है जो मईशत के बाद सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। इतने नागुज़ीर हालात के बावजूद भी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम और तालीमी इदारों ने सख्त मेहनत के जरिए अपने आप को मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अपडेट किया है। हायर एजुकेशन कमीशन हो या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, सब ने ही भरपूर कोशिश की है कि अपने तालिब इल्मों का नुकसान ना हो सके, इसलिए बड़ी तेजी के साथ ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। उन यूनिवर्सिटीज में एक नाम मिनहाज यूनिवर्सिटी का नाम भी है, जो अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा आसानियां पैदा करने के लिए कोशा रहती है। हम आज तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने हमारे तालीमी निज़ाम को किस तरह बदल कर रख दिया है और स्टूडेंट्स के लिए दस्तयाब मौके कौन कौन से हैं। HEC की जानिब से कौन कौन से नए प्रोग्राम्स शुरू किए जा रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी डिग्रियां नहीं जो जॉब की फराहमी में अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद सरोया साहब हैं। आप मिनहाज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं और साबिक DG हायर एजुकेशन कमीशन भी हैं। सर, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आज हमने बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि जो हायर एजुकेशन स्टडीज है ये कितनी अहमियत की हामिल है? अब बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है कॉलेज, हमारा जो सिस्टम है वो स्कूल है, कॉलेज है और यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्कूल और कॉलेज से जब हम बाहर निकलते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ आपका वो लेवल आता है जिससे आपने आगे निकलना है तो मार्केट में एंटर होना है। तो इसलिए दो चीज़ें हैं, एक तो रिसर्च का काम है जो यूनिवर्सिटीज़ का बुनियादी काम है, लेकिन दूसरा काम है कि जो स्टूडेंट्स को मार्केट के लिए तैयार करना है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने जाके अपने जो सोशल स्ट्रक्चर को भी ठीक करना है, फाइनेंशियली अपने जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसको भी देखना है, जिम्मेदारियां उन्होंने संभालनी है। तो यूनिवर्सिटीज़ का किरदार इस हवाले से इंतहाई अहम हो जाता है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, जो कि बाहर हम देखते हैं कि कॉलेज जो है वही आपकी फाइनल टर्मिनल डिग्री के साथ एंटर हो जाते हैं मार्केट के अंदर।
तो यूनिवर्सिटीज़ का डबल रोल है कि रिसर्च का भी रोल है, दूसरा उनका जो मार्केट के लिए तैयारी है। तो इसलिए बहुत अहम हो जाता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कितना तैयार करके मार्केट में बेच रहे हैं। वो प्रोफेशनल फील्ड है, वो उनकी एजुकेशनल फील्ड है, वो एकेडमिक साइड पे कितना स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्किल सेट कितना लेके निकल रहे हैं। तो सर आप क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान बाकी दुनिया के जो मुकाबले में हायर एजुकेशन कमीशन के मैदान में कहाँ पर खड़ा हुआ है? देखें, ये एक फेज़ है बहुत बड़ा। जो शिफ्ट थी, जो 2002 हायर एजुकेशन कमीशन जब यूजीसी से बना, तो उसके बाद एक शिफ्ट आई और जो यूनिवर्सिटीज़ जो 50 से कम थी अब 188 प्लस हैं। तो एक्सेस तो बड़ी है, उसके साथ क्वालिटी पे भी तवज्जो बड़ी है। और यूनिवर्सिटीज़ का अगर आप मेयार देखें तो कॉलेजेस से वो बहुत बेहतर मेयार है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो मैं इसको बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें इस एरिया में जो स्किल सेट के देने का एरिया है, जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और वो उसमें हमें जितनी मेहनत हो रही है वो और मेहनत करनी चाहिए। आप मीडिया स्टडीज़ की बात कर लें, आप आईटी की बात कर लें, आप कोई भी प्रोफेशनल जो डिग्री हम दे के निकाल रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, मेरा ख्याल है कि हमें अब लोकल मार्केट के लिए नहीं, उनको इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही तो जो क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो यहाँ जो नंबर है यूथ का, उस यूथ के नंबर को हम ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर छोड़ दें, और वो इतनी जॉब्स क्रिएट हो नहीं सकती। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनको जो सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है कि वो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लेना है, कैसे अपने स्किल को रिफाइन करना है और कैसे सर्वाइव करना है। और फिर आपको इंटरनेशनल मार्केट जो इस वक्त सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो टेंजिबल साइड्स हैं उनको देखना है, ई कॉमर्स वाली मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, उसको कवर किया जा सकता है। अब उसमें ये तमाम फील्ड जितने प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, अगर स्टूडेंट्स को हम उसके लिए तैयार कर पाते हैं, मतलब वो अच्छा कंटेंट राइटर है, वो इंटरनेशनली अपने आप को अच्छा सेल कर सकता है, अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो अच्छा सेल कर सकता है, वेब डेवलपर है, अच्छा सेल कर सकता है। तो वो जो एक तो रेवेन्यू जनरेशन होएगी और जो बाहर से पैसे हैं वो पाकिस्तान में आएंगे, दूसरा यहाँ से एक तो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे अपनी सर्विसेज, और दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तौर पे एक अच्छी अर्निंग के साथ ये जीडीपी को और पर कैपिटा इनकम को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हम देखते हैं कि हर साल यहाँ अगर बैचलर्स की बात की जाए तो हर 4 साल बाद डिग्रियां लेकर बच्चे बाहर आते हैं, इस ख्वाहिश के साथ कि हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। डिग्री तो वो अच्छी कराते हैं लेकिन नौकरी नहीं उसमें उनको अच्छी मिलती। इसका क्या तरीका कार होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ को भी अपना किरदार अदा करना है। जो इस वक्त फ़र्ज़ करें कोई भी बीएस प्रोग्राम है जो 14 ईयर्स एजुकेशन और 16 ईयर्स एजुकेशन लेके बच्चे निकलते हैं, वो जो करिकुला जो फॉलो करते हैं वो तो वही हैं जो कोई भी यूनिवर्सिटी है वो HEC का जो करिकुलम है उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब फ़र्क कहाँ आ रहा है? फ़र्क ये आ रहा है कि वो जो पीयर ग्रुप से लर्न करते हैं और जो वो असातिज़ा से लर्न करते हैं और जो वो उस यूनिवर्सिटी उनको एडिशनल स्किल सेट दे के रिफाइन करके उनकी स्किल्स को वो कितना वो भेज रहे हैं। ठीक है। मैं और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को अब अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जिम्मेदारी जो है ये गवर्नमेंट पे या पेरेंट्स पे नहीं होनी चाहिए कि वो जॉब्स भी लेके दें। अच्छा। ये स्टूडेंट को एक इंटरनली अब इस चीज़ के लिए तैयार अपने आप को करना चाहिए कि उन्होंने एक्स्ट्रा क्या एफर्ट करनी है, और वो डिग्री के साथ साथ वो उस पीरियड के अंदर मसलन मैं समझता हूँ कि हर प्रोफेशनल डिग्री के साथ आपकी जो इंटर्नशिप अटैच है वो बड़ी सीरियस इंटर्नशिप होनी चाहिए। एग्जैक्टली। उतनी सीरियसली स्टूडेंट्स उसको करते भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब किसी भी फील्ड के अंदर ये इसका जो कोई भी प्रोफेशनल फील्ड है उसमें इनबिल्ट की गई हैं चीज़ें, लेकिन मैं अब एक तो यूथ जो है वो उसमें जो पॉजिटिव शिफ्ट है वो ये है कि अब सीरियसनेस का लेवल बहुत बेहतर हुआ है यूथ के अंदर। दे आर रेडी एंड और फिर यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त 60% से ज़्यादा फीमेल हैं, तो फीमेल का नंबर बड़ा है, तो फीमेल के अंदर जो सीरियसनेस लेवल है वो जो मेल से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। हालांकि जिम्मेदारी उधर ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त सीरियसनेस लेवल जो है वो फीमेल के अंदर वो बेहतर हो रहा है। ठीक है। और नंबर भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बताया कि 50% से ज़्यादा हो चुका है, तो उसी से मार्केट भी चेंज हो रही है, कंपटीशन भी चेंज हो रहा है, और उसी से इस कंपटीशन के अंदर जो सीरियसनेस लेवल है वो भी बेहतर हुआ है। सो मैं इस हवाले से ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये जो लास्ट जो 10 साल गुजरे हैं, इन 10 सालों के अंदर जो एक बड़ी शिफ्ट हमने जो देखी है, क्योंकि मैं 20 साल से एजुकेशन सेक्टर में हूँ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बिहेवियरल चेंज आई है यूथ के अंदर, कि वो अब कुछ करना चाहते हैं,
एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आया है, उन नए आइडियाज़ लेके मार्केट में आ रहे हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक बंदा एक अपने लिए नहीं कर रहा होता, वो 10 और लोगों को नौकरियां दे रहा होता है। ये इस कॉन्सेप्ट को हमने भी कोशिश की है यूनिवर्सिटी में कि इसको आगे बढ़ाया जाए, ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? बुनियादी तौर पे जो अंडरग्रेड लेवल पे मैंने आपसे अर्ज किया कि जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। आपका फ़र्क क्या क्रिएट करता है कि आप उनके लिए जॉब मार्केट के लिए उसको किस तरह से तैयार कर रहे हैं। आप एडिशनल कोर्सेज करवा रहे हैं उनको, आप उनको ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, आप उनको इंटरव्यू स्किल्स दे रहे हैं, आप उनको सीवी राइटिंग स्किल्स दे रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि आप अगर फ़र्ज करें ये वाला बीएस प्रोग्राम से निकलेंगे तो इसके लिए जॉब मार्केट आपकी कौन सी बनती है। और सिर्फ यही नहीं बनती जो आपने बीएस के साथ एक टाइटल लिख दिया। ऐसे होते हैं जो मेरे साथ भी ग्रेजुएट हुए हैं, उन्होंने डिग्री ले ली लेकिन उनको पता नहीं उन्होंने किस वे जाना है, उनको नौकरी कहाँ मिल सकती है। मसलन मैं आपसे अर्ज करूं कि जो मीडिया स्टडीज के हमारे चूंकि हम भी प्रोग्राम रन करते हैं, हाँ जी। मीडिया स्टडीज की जो मेजॉरिटी है दे वांट टू एक्चुअली कम ऑन स्क्रीन, मेजॉरिटी। अब हर एक के लिए ये फील्ड नहीं है। समवन कुड बी वेरी गुड इन रिसर्च, जो आपकी रिसर्च टीम है, समवन कुड बी वेरी गुड इन प्रोडक्शन, आपकी कुछ और एरियाज हैं जो सिर्फ एक एरिया नहीं है। तो उन जो 10 और एरियाज हैं उनको वो भी बताने की जरूरत होएगी कि एडिटिंग का काम भी हो सकता है, रिसर्च का काम भी हो सकता है, प्रोडक्शन का काम भी हो सकता है, राइटिंग का काम भी हो सकता है, कंटेंट डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो ये जो उस बच्चे के अंदर उस फील्ड में, मसलन हमने जिम्मेदारियां असातिज़ा से ये रिक्वेस्ट की है कि वो उस फील्ड के जब वो 7वें सेमेस्टर में 6ठे सेमेस्टर में आ जाएं तो उनको आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि वो अगर अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं तो उनको उस तरफ जाना चाहिए। अच्छा वो लिख सकते हैं। आप लोगों ने ये किया है ना कि थीसिस पे सिर्फ खाली ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिकल वर्क पे भी ध्यान दिया है ताकि बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं वो इन्हांस हो सके, यही ज़्यादा ज़रूरी है। सर आप देखा है हम लोगों ने कि कोरोना की वजह से तालीमी इदारे भी बहुत ज़्यादा और तालीम भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, ऑनलाइन हर चीज़ चली गई है, तो ये कितना नुकसानदेह है बच्चों के लिए? देखें ये तो इंटरनेशनल फिनोमेना है, ये इशू लोकल है नहीं, लेकिन जिस तरह से रिस्पांस किया यूनिवर्सिटीज़ ने और हायर एजुकेशन कमीशन ने, मेरा ख्याल है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल अगर सबसे अच्छा किसी फील्ड के अंदर रिस्पांस आया तो हायर एजुकेशन के अंदर आया। बिल्कुल ऐसे है। मैं सबसे बड़ा जो डर था और हमें मसला था वो ये था कि हम फेमिलियर नहीं थे ऑनलाइन एजुकेशन से। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें एक तो सिर्फ ये नहीं था कि स्टूडेंट्स फेमिलियर नहीं थे, हमारे असातिज़ा भी फेमिलियर नहीं थे। अब हमने तो ट्रेनिंग जैसे ही मार्च में ये 20 मार्च का डिसीजन था तो हमने पूरा 1 महीना ट्रेनिंग करवाई अपने साथ को। अच्छा। कि ऑनलाइन जो पेडागोजी है वो डिफरेंट है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी और फेस टू फेस जो है वो मेथोडोलॉजी आपकी डिफरेंट है। और फिर आपने कुछ IT स्किल्स हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। फिर हमने अपना CMS जो कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ उसको लिंक करके हमने कोशिश की और फिर उसके साथ हमने स्टूडेंट्स की फिर ट्रेनिंग रखी। ये इट टुक टाइम ऑफ कोर्स, लेकिन उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि जहाँ ये एक चैलेंज था वो अपॉर्चुनिटी में डेवलप हुआ। अब एक अच्छी चीज़ जो आई है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो पहले कंफर्टेबल कभी नहीं थे ऑनलाइन के, आप ऑनलाइन लेक्चर रखते थे, समवन इज सिटिंग इन US और बड़े अच्छे रिसोर्स, अगर आपको ऑक्सफोर्ड में बैठा है वो कहते हैं जी आई एम रेडी टू टॉक, लेकिन मैं आ नहीं सकता, मैं ऑनलाइन दे दूंगा। यहाँ वो उस तरह से रिसेप्शन नहीं थी। बिल्कुल ऐसे नहीं। अब वो मैं समझता हूँ वो एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है कि दुनिया में हमारे पास अगर कहीं भी कोई बेहतर रिसोर्स बैठा है हम उसे लिंक करते हैं, ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, टीचिंग भी करवा रहे हैं। लोकल तो है ही वो जो अब एक हाइब्रिड मॉडल है कि मिक्स का भी है कि, और कई दफ़ा ट्रैवल कर रहे होते थे अगर कोई अच्छे रिसोर्स बस करें पेशावर हैं, कराची हैं, इस्लामाबाद हैं, तो वो क्लास ही नहीं पॉसिबल होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो वहाँ बैठे हैं, क्लास नहीं मिस हो सकती। वो वहाँ से क्लास हो रही है। सो हमने तो उसको जो ये चैलेंज था उसको अपॉर्चुनिटी में डेवलप किया है। अच्छी बात है, हमें अपॉर्चुनिटीज अवेल भी करनी चाहिए। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जब हमारे पास आती हैं तो जब तक उसको अवेल नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि वो हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। सर HSC ने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का ऐलान भी किया है, इस हवाले से भी बताइएगा कुछ। ये इतनी बड़ी शिफ्ट है। मैं जो अर्ज कर रहा था कि हमारा जो स्टूडेंट है वो पहले 12 साल की एजुकेशन के बाद वो उसने कहा मैं अब BA था पहले, 14 साल की एजुकेशन, फिर MA करते थे, फिर MPhil करते थे और वही जॉब के स्ट्रगल में वो रहते थे।
ये जो कि मेरा पिछला जो पोर्टफोलियो था वो डायरेक्टर जनरल का था हाँ जी। पंजाब HEC में, तो जी। वहाँ आई वाज हेड ऑफ दिस इनिशिएटिव अच्छा, एसोसिएट डिग्री के। ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि तमाम डिग्रीज सिर्फ एकेडमिकली नहीं होनी चाहिए और हर एक के लिए MPhil और PhD करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आपके लिए अगर हर बच्चे के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे MPhil और PhD करें, उसके लिए जॉब और अपने पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी है। और उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे जनरल डिग्रीज लेके निकलें। हमें ज़रूरत है, हमारी यूथ और हमारे जैसे मुल्क जो है उनको ज़रूरत है कि वो स्किल डिग्री लेके निकले। तो एसोसिएट डिग्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो अमेरिकन जो कि मॉडल है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ डिग्री ना हो, वो साथ कोई ना कोई स्किल लेके निकले। असल हमने 4 एरियाज में उस वक्त पायलट किया था, जिसमें एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस था, IT था, अच्छा, और मीडिया स्टडीज़ था, और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग था। और हमने मसलन मीडिया स्टडीज़ में जो BA बच्चे करके निकलते थे, जो BA मीडिया जर्नलिज्म साथ ठीक है। होता था 2 साल का, 2 साल का था, उसमें बिल्कुल कोई स्किल, दो सब्जेक्ट होते थे, एक A पेपर होता था और एक B पेपर होता था। और वो बच्चे कभी भी इस पोजीशन पे नहीं होते थे कि वो किसी मीडिया हाउस में जाके काम कर सकें। हमने एसोसिएट डिग्री जब लॉन्च किया तो साथ उनको 2 साल का ही प्रोग्राम था, सेमेस्टर सिस्टम पे लेके गए। और उनको ना सिर्फ ये था कि वो थ्योरेटिकली करते थे, उनको कैमरा सिखाया, फिर उनको जो एडिटिंग का जो बेसिक वर्क है वो उनको सिखाया जाता था। इसी का उनका उसी करिकुलम का पार्ट डेवलप हुआ, यानी प्रैक्टिकली ऐड हुआ। अब BA को और एसोसिएट डिग्री जो एक्चुअली लॉन्च हुई है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और बड़ा पॉजिटिव चेंज है। अगर इसको इसकी रूह के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट है एसोसिएट डिग्री, और वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही स्किल है कि डिग्री ले और डिग्री के साथ आपके कोई साथ स्किल हो। बिल्कुल। और आपके जो दरमियान वाला एक गैप है कि जो स्किल्ड स्टाफ आपको नहीं मिलता, वो स्किल्ड स्टाफ थ्रू एसोसिएट डिग्री ऐड हो, जो आपके साथ सपोर्टिंग स्टाफ होता है। और वो सिर्फ इसमें नहीं है, वो मेडिकल साइड पे भी आपको सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होता है। और वो बड़ा रीजन आपको, वो साथ साथ सीखते हैं, जीरो से खुद सीखते हैं। और समटाइम वो अक्सर वो लोग हैं जो पढ़े तो नहीं होते लेकिन उन्होंने सीखा होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो डिग्रीज लेके जाएं और साथ स्किल लेके जाएं। और हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है बच्चे के लिए कि वो MPhil और PhD करें। तो सर आप ये इस सिस्टम से मुतमईन हैं? बिल्कुल। और मैं सिर्फ इसमें फ़र्क ये समझता हूँ कि उसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई होना चाहिए, कि सिर्फ एसोसिएट डिग्री अगर आपने नाम ही चेंज करना है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके कॉन्सेप्ट ये है कि आप 14 ईयर्स एजुकेशन हर एक के लिए, ये फिर ये एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो 16 साल की डिग्री ले, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन भी फैमिली टू फैमिली वेरी करती है। आप कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्टेबल हुए, आपने जॉब की, आपने स्टेबल हुए, आप दोबारा से एजुकेशन में आ जाएं और अपनी डिग्री 16 ईयर्स पे ले जाएं। आप अपनी जॉब रन करें और साथ आप MPhil की तरफ ले जाएं। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में ये है कि अगर एसोसिएट डिग्री को उसकी सही कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई किया जाए तो इससे बेहतर ऑप्शन पाकिस्तान के लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। साथ साथ एक अच्छी चीज़ है सर, ये भी हमें बताएं कि हायर एजुकेशन स्टडीज़ के मैदान में कौन कौन से हमें चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं, और जिस तरह निजी शोबा तालीम के साथ हुकूमत जो है बड़ा ताउन करती है, तो क्या इसी तरह जामियात जो हैं, गवर्नमेंट जामियात, उस तरह होता है उसमें? मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट जामियात के चूँकि फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है, उसमें एक बड़ी मेजर जो हायर एजुकेशन से भी और पंजाब गवर्नमेंट से भी मिलती है उनको एक अच्छी खासी फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसने बड़े बेहतर तौर पे सरवाइव भी किया है। और आप देखें कि एक बड़ा रीज़नेबल नंबर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। और वो जो बाकी चैलेंजेस अपनी जगह हैं, लेकिन वो ना सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, वो अपनी जगह भी बना रहे हैं, रैंकिंग्स में भी जा रहे हैं। वो अच्छे, असल में हमारे पास कोई 200 के करीब PhDs हैं। तो वो हम अनइक्वालिटी एजुकेशन की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो जो चैलेंजेस अपनी जगह हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर। और फिर अननेसेसरली ग्रोथ भी नहीं है, इस पे चेक एंड बैलेंसेस हैं, क्वालिटी चेक्स हैं, जो फेडरल के भी हैं और जो प्रोविंशियल भी हैं। और जो अच्छी बात है मैं समझता हूँ कि जिस तरह से स्कूल एजुकेशन में है उस तरह से जो कि उस तरह से चेक्स आप
पॉसिबल नहीं है, जितनी बड़ी ग्रोथ और मशरूम ग्रोथ हो गई। लेकिन हायर एजुकेशन के ऊपर अच्छे खासे चेक मौजूद हैं। ठीक है, वो उस पे जो काउंसिल्स मौजूद हैं, उस पे हायर एजुकेशन कमीशन फेडरल मौजूद है जो क्वालिटी एश्योरेंस को देखते हैं, उसमें प्रोविंशियल जो हैं डिपार्टमेंट्स वो मौजूद हैं। तो ये एक अच्छी एक चीज़ है कि ना सिर्फ ये है कि उनको मशरूम ग्रोथ से रोका है, बल्कि क्वालिटी को भी मेजर कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली मेजर करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, फिर ही चीजें अच्छी निकलती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद सरोया साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन किस तरह अपना काम कर रही है और मिनहाज यूनिवर्सिटी किस तरह अपने स्टूडेंट्स को आगे लेकर जा रही है, उनके लिए आसानियां पैदा कर रही है। सर, मैं आपको शुक्रिया कहूंगी हमारे शो में आने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन हमने आगे बढ़ना है और आपको एक ड्रामा क्लिप दिखाना है। कौन होगा जिसे अपने दौर के मकबूल तरीन ड्रामा अल्फा ब्रावो चार्ली अब तक याद नहीं होगा। ये ड्रामा पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के ताउन से तैयार किया गया था, जिसमें 3 दोस्तों की कहानी बयान की गई थी जो जिंदगी के मुख्तलिफ नशेबो फराज से गुजरते हैं। काशिफ की फौज को खैराबाद कह देने की ख्वाहिश और फराज की अपने दोस्त को बेदार करने के लिए की जाने वाली शरारतें आपको उस वक्त तक स्क्रीन पर नजरें जमाए रखने पर मजबूर कर देंगे जब तक ड्रामे का संजीदा हिस्सा शुरू नहीं होता। इसी तरह शरारती काशिफ का सियाचिन ग्लेशियर पहुंचकर बतदरीज संजीदा होना और अपने मुल्क के लिए जान को दांव पर लगा देने की अदा तो सब पर जादू सा कर देती थी। आपको इस ड्रामे का एक यादगार सीन दिखाते हैं। आप क्या समझते हैं, फिदा हो गई मैं आप पे? मैंने तो ये सोचा भी नहीं। फिर क्या सोच के आपने इस एजुकेशन से झूठ बुलवाया था फोन पे? क्या सोचता होगा मेरे मुतालिक? कैसी थर्ड क्लास लड़की हूँ मैं कि लेफ्ट गुशेर आगे आगे और मैं पीछे पीछे? आई एम सॉरी। मैंने उस दिन आपको सिर्फ इसलिए फोन किया था कि आपकी वो होटल वाली हरकत मुझे अच्छी लगी थी। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनके लिए उनकी इज्जत और आना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा कि आपको फोन करके इस बात को अप्रिशिएट करूं और बस। आई एम सॉरी, मैं कुछ और समझा। क्यों समझे थे आप कुछ और? आप क्या समझते हैं आप कोई बहुत हसीनो जमील चीज है? बहुत आम से शक्ल के आदमी है आप, जेब में आपके कुछ नहीं है, जिंदगी में अचीवमेंट अभी कोई है नहीं आपकी। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी लड़की आपसे एक दफा ही मिलके पागल हो जाएगी? कुछ और समझ लिया था। उस दिन मुझसे मिलकर आपको इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए थी कि मैं कोई हायर टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ, बगैर ही सोचे कि वो लड़का है या लड़की। अच्छी तो आप भी मुझे लगी थी, मगर उसके बावजूद मैं सारा रास्ता यही दुआ मांगता आया था कि फिर मुलाकात ना हो। जी। क्यों? इसलिए कि मेरे और आपके बैकग्राउंड में बहुत फर्क है। मैं एक हवलदार का बेटा हूँ और आप एक जनरल की बेटी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी जनरल की बेटी नहीं हूँ, और अगर हूँ भी तो सो व्हाट? इस तरह के फर्क तो शादी ब्याह में देखे जाते हैं। मैं कौन सा आपसे शादी करने चली थी? जनाब, इस ड्रामे के बाकी किरदारों की बात की जाए तो गुलशेर बोस्निया में अपने फराइज की अदायगियों के दौरान शहीद होते हैं, जबकि फराज जनरल के ओहदे तक पहुंचते हैं। जबकि चौथा मरकजी किरदार शहनाज का था। पाक फौज के लिए दिल में मोहब्बत जगाने वाली इस सीरियल ने अपने दौर में हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब भी इसे देखकर वही मजा आता है जो पहली दफा देखकर मजा आया था। जनाब, ये जो कुछ माजी की यादें थी हमने आपके साथ शेयर की हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी और आपकी वो यादें ताजा हो गई होंगी। जनाब, कुछ अच्छा देखने के लिए या कोई हसीन मंजर देखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आंखों की जरूरत पड़ती है। आंखें
कुदरत का एक कीमती तोहफा है और उनके बगैर दुनिया बिल्कुल अंधेरी हो सकती है। अगर आंखें सेहतमंद हो तो जिंदगी रोशन है और ना हो तो जिंदगी बेरंग सी महसूस होने लगती है, हमें रंग नजर नहीं आते। और अगर अदब और शायरी में से अगर आंखें निकाल दी जाएं तो पीछे शायद आधी शायरी भी ना रहे। खुदा की ये बेहतरीन नेमत अहम भी है और इंतहाई हसास भी है। ये जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसका अगर ख्याल ना रखा जाए तो उम्र के साथ साथ कमजोर होने लगती है और मुख्तलिफ अमराज जन्म लेने लगते हैं। खास तौर पर माहौलियाती तब्दीलियों, फजाई आलूदगी और स्मॉग और धुंध के बाइस आंखों के अमराज में इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 36 करोड़ अफराद बर वक्त तशखीस ना होने के बाइस नाबीनापन की जानिब बढ़ रहे हैं। अगर रोजमर्रा मामूलात में सेहत के बाकी मसाइल से दूर रहने की तरह आंखों की हिफाजत और देखभाल पर भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो खुदा की ये बेहतरीन नेमत हरदम चमकती और मसाइल से पाक रहेगी। आंखों की हिफाजत कैसे की जा सकती है, अमराज़े चश्म से कैसे महफूज रहा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समन अली हैं। आप माहिर अमराज़े चश्म हैं, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। डॉक्टर समन, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर समन, आज जो हमने बात करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखों के हवाले से बात करनी है। आपको पता है कि कुदरती तोहफा है हमारा, आंखें हमें मिली जो है, अता की गई हैं। तो इस इन्फेक्शन में मैं खुद भी मुब्तला रही हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे बताएं, आजकल आपको पता है कि धुंध काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारी आंखों में क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है? थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस शो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगी कि आंखों की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम इस वक्त सारों को तो नहीं जिक्र कर सकते, बट जो कॉमन है मैं उनका जिक्र करना ज़रूर समझूंगी कि मुनासिब। अभी जो आपने सबसे पहले स्मॉग की बात की, फॉग की बात की, फॉग जो है धुंध जिसे आम जबान में कहते हैं, फॉग से इंसान की आंखों में इरिटेशन हो सकती है, इंसान दिल चाहता है कि मले उनसे। अब ज़्यादा मलने से इंसान की आंखों पे खराश आ सकती है, तो उससे ही कोई ट्रॉमा होके कोई इन्फेक्शन हो सकती है, मतलब अगर वो बहुत एक्सेसिव फॉर्म में किया जाए। अदरवाइज आप धुंध में कोई इतना ज़्यादा उसका नहीं है, लेकिन आजकल जैसे स्मॉग हो गई है वो धुंध के साथ मिलके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन की शुआएं हैं उसके साथ मिलके जो गैसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं उससे आंखों को मज़ीद नुकसान पहुँचता है। जो चुभन महसूस करते हैं इंसान और मलने और काफ़ी ज़्यादा आंखों को रब करते हैं, और वही बात रब करने से जितना ज़्यादा इंसान रब करता है आंखों के आगे कॉर्निया जो कर्निया होता है उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन। तो क्या करना चाहिए अगर धुंध है या स्मॉग है, तो क्या करना चाहिए हमें एक इससे तो बचने के लिए? जी, धुंध से बचने के लिए हमें ये करना चाहिए, ऑब्वियसली जिनके काम बाहर निकलने के उन्होंने निकलना तो है, आंखों को बार बार साफ पानी से धोएं, लेकिन साफ पानी का होना जरूरी है। ठीक है, साफ पानी से आंखें का धोएं, बार बार धोएं, बस यही एक इलाज है। और अगर हाँ जी बिल्कुल यही इसका इलाज है, और इसमें कोई बाकी है कि ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें मसनूई आंसू होते हैं, वो आप उसका भी रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मजीद इससे ज्यादा खराबी हो जाए तो फिर आपने डॉक्टर से राब्ता जरूर करना है, क्योंकि खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सिर्फ आप टीयर्स जो होते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी से बार बार साफ पानी से धोइए। जनाब डॉक्टर समन हमारे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक के बाद दोबारा उनसे बात करेंगे और मुलाकात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, और डॉक्टर समन हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे हमने जानी है कि आंखों के क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं। डॉक्टर समन बताइएगा। जी, यही बात है जो मैं आज आपके सामने जिक्र करना चाहती हूँ कि आजकल रिफ्रैक्टिव एरर्स जो कि शुरू से थे वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में भी बड़ों में भी, जिनमें मायोपिया का नाम सुना होगा, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, लोगों को ऐनक लग जाती है। ठीक है, वो वैसे एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, बट आजकल वो क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चों लैपटॉप पे, फोन्स पे, टैबलेट्स पे, टेक्नोलॉजी जी आजकल तो बच्चों का भी और बड़ों का भी एग्जैक्टली लोगों का, बच्चों का आउटडोर प्ले खत्म हो गया है, तो ये उससे एग्रवेट कर सकती है मायोपिया कि आप जब करीब के मसल्स को ज्यादातर काम में लाते रहते हो तो ये मायोपिया जो है ये फर्दर इंड्यूस हो जाता है। अच्छा, तो एक तो बच्चों यही है कि इसमें फिर चश्म बाकायदगी से उसका एग्जामिन करवाएं। छोटे बच्चों को जिनको पता ही नहीं चलता उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, वो कोई शिकायत नहीं करेंगे, तो इसलिए प्री स्कूल स्क्रीनिंग्स बहुत लाजमी है।
स्कूल गोइंग एज में स्कूल स्क्रीनिंग ज़रूर एनुअल तौर पे होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप जब बच्चे बड़े हो जाएं, अगर उनको चश्मा लग गया है तो उनका हर 6 माह बाद, फिर उनका एनुअल नहीं, हर 6 माह बाद ऐनक का नंबर चेक कराएं। ठीक है। और क्योंकि ये स्क्रीन टाइम से के बजाय आप उनको माओं को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि उनको आउटडोर प्ले में इन्वॉल्व करें, कि थोड़ा सा ऑब्वियसली कोविड की वजह से सब लोग अपने घरों में महफूज हैं, बट उसके अलावा भी हम इंडोर में भी कोई ऐसी गेम्स खेल सकते हैं जिसमें ये टैबलेट्स। डॉक्टर सुमन, चश्मा कब लगता है, कौन सी कंडीशन में जाकर चश्मा लगता है? चश्मा यही रिफ्रैक्टिव एरर्स जो मैंने आपको बताया, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, फिर एस्टिग्मेटिज्म एक है। बहुत ज्यादा स्वेयर कंडीशन हो जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनिशियल स्टेजेस में ही लगना चाहिए। जब बच्चे की जब बच्चा कंप्लेन करे, आंखों को स्क्वीज करे, टीवी करीब से जाके देखे, तो माँ बाप को अलार्म हो जाना चाहिए। या टीचर्स को व्हाइट बोर्ड अगर वो देखने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो आके देखें, तो टीचर्स को दे शुड इन्फॉर्म द पेरेंट्स के जी आप इसको जाके चेकअप करवाएं। तो एक्सट्रीम केसेस में तो लाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज 7 इयर्स के बाद अगर बच्चे की डिडक्ट हो और उससे पहले से उसको प्रॉब्लम हो बच्चे को, जो कि वो खुद बता ना सके, तो उसमें ये हो जाता है कि 7 साल तक बच्चे की नजर बन गई होती है। और फिर ये कि नजर का बनना एक प्रोसेस है जो 7 साल के अंदर तक ही बनता है। अगर वो ना हो तो फिर एक बीमारी है जिसको एम्ब्लियोपिया या लेजी आई कहते हैं। तो वो बाद में जितना मर्जी हम चश्मा भी लगा दें, वो उतनी नजर नहीं हो सकती जो एक नॉर्मल इंसान की होती है, जैसे 6/6 वो नहीं हो सकेगी। तो इसलिए टाइम पे इलाज कराना बच्चे को, उसमें अगर आप कोई भी महसूस करें, जो मैंने बताया स्क्वीज करता है, आंख करीब जाके देखता है, या टेढ़ापन है कोई, जब वो झपकने की बात मैं बाद में करती हूँ, वो झपकने की बात में वो दूसरी बाद में आती है। या ये कि बच्चे में कोई टेढ़ापन आ जाए, तो माँ बाप को विजिलेंट रहना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है और उनको टेस्ट करवाएं। अगर उनको चश्मा लगता है तो वो उसी एज से लगे। तो क्या इसमें हमारी डाइट भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए अच्छी? बिल्कुल जी, डाइट का तो रोल है कि आजकल जंक फूड का आपको पता जमाना है, बच्चे जंक फूड तो छोड़ते नहीं है। तो जंक फूड हमें, और अब मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि उनको कहें कि सब्जियां और फल, फ्रेश सब्जियां और फल का इस्तेमाल जितना कर सकें कराएं, क्योंकि इसका नेमुल बदल ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। हरी सब्जियों का इस्तेमाल और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कराइए। तो कोई हमें सप्लीमेंट्स की भी बड़ों को भी नहीं जरूरत पड़ेगी और बच्चों को भी नहीं। लेकिन ये कि ऑब्वियसली जब नहीं, फिश का इस्तेमाल, दूध का, गाजर, ये चीजें सब बहुत अच्छी हैं आंखों की। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर आपने अपनी आंखें सलामत रखनी है तो अपनी डाइट भी ठीक करें। डॉक्टर, मैंने सुना है कि शुगर की वजह से भी आपकी आईसाइट वीक होती है या इफेक्ट पड़ता है उस पर? बिल्कुल, यही मैंने बात अभी आपको बतानी थी। जिस तरह रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात की, इसके बाद आप शुगर की बात कर रही हैं। शुगर में बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, छोटे से लेके एक्सट्रीम केसेस तक। छोटों में आंख में इन्फेक्शन भी रह सकती है, क्योंकि ब्लड शुगर अगर कंट्रोल ना हो तो आंखों में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल लोगों से। ठीक है। फिर आपका जितनी ज्यादा लंबा ड्यूरेशन शुगर का रहता है पेशेंट को, जो जैसे सपोजिंग 10 साल से एक बंदे को शुगर है, फिर 20 साल से है या 30 साल से, उसकी परसेंटेज डिफरेंट हो जाती है। 10 साल से जिस बंदे को शुगर है, उसको 50% चांसेस हैं कि उसकी आंखों में पर्दा उखड़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। और जो 20 साल से इस बीमारी में मुब्तला हैं और उनकी कंट्रोल नहीं चल रहा, या वो कंट्रोल करने के बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रह रही, उनमें 65 to 75% चांसेस हैं पर्दा उखड़ने के। अच्छा जी, जिसमें हमें फिर शुआएं लगानी पड़ती हैं या ऑपरेशन, पर्दे का ऑपरेशन करना पड़ता है। इस एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। और जिन लोग पे जाते हैं तो लेजर सर्जरी होती है या पहले भी करवा सकते हैं? नहीं, लेजर सर्जरी नहीं होती। लेजर वैसे लगाना होता है, वो उसको बचाव के लिए होता है। अच्छा। और उसके बाद अगर एक्सट्रीम केसेस में चला जाए तब हम उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा। और इसके अलावा ये कि जब अगर 30 साल गुजर जाए, पेशेंट को शुगर है और 30 साल हो जाए, तो उसको 90% चांसेस हो जाते हैं कि उसकी आंखों में ये पर्दे के असरात नजर आएंगे। रेटना, जिसे रेटना कहते हैं, और जिसपे हमारी नजर का दारोमदार है, वहाँ इमेज बनता है और इमेज आगे ब्रेन में। डॉक्टर साहिबा, आपके पास कौन कौन से मरीज आते हैं जिनको आंखों के इन्फेक्शन होते हैं, जिनको पहले नहीं पता होता लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाते हैं? इन्फेक्शन से अगर आप बात करोगी तो सबसे ज्यादा मैं कहूँगी कॉन्टैक्ट लेंसेज। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर हैं, ऑब्वियसली मैं जैसे रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात की, तो उसमें एक कॉन्टैक्ट लेंस लोग कॉस्मेटिक पर्पस के लिए पहनते हैं, उन्हें मतलब वो अपनी नीड समझते हैं, तो उसमें कॉन्टैक्ट लेंसेज की स्टेरिलाइजेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसमें उसकी क्वालिटी का बहुत ख्याल रखें, और ये कि एक की दूसरे को ना लगा दें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और इतनी सवियर इन्फेक्शन हो जाती है कि इंसान समटाइम्स दे हैव टू लूज देयर आई।
ओके। ठीक है, तो इसलिए आप उससे भी इसीलिए उसके इलाज में एक कॉन्टैक्ट लेंसेज के बजाय अब रिफ्रैक्टिव सर्जरी की तरफ लोग ज्यादातर जा रहे हैं, जो कॉस्मेटिक ही एक है और जिसमें चश्मा बिल्कुल उतर जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहिबा काला मोतिया और सफेद मोतिया भी उतर आता है, बिल्कुल। वो किस तरह होता है? जी, यही मैं काला मोतिया, सफेद मोतिया जो है वो एक बीमारी नहीं है, वो इट्स जस्ट एन एजिंग प्रोसेस। ठीक है, उससे लोगों का बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी इससे भी कोई घबराने की बात नहीं होती। इट्स जस्ट लाइक जिस तरह बाल सफेद होते हैं एज के साथ, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं, इसी तरह लेंस में चेंजेस आने, हमारी जो आंख के अंदर एक लेंस है उसके अंदर चेंजेस आने हैं, उसमें धब्बे आ जाते हैं। जब इंसान का रोजमर्रा काम करने में दुश्वारी होनी शुरू हो जाए, व्हेन दे फेस डिफिकल्टी इन डूइंग देयर डे टू डे वर्क, तब उनको इसका ऑपरेशन कराना, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, कोई ड्रॉप्स नहीं है जो इसको करें। ये कंफ्यूजन है जो आम पब्लिक को मैं चाहूंगी कि दूर हो जाए कि इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। और लेकिन जब उनको अफेक्ट होना शुरू हो जाए उनके डे टू डे लाइफ में, तब वो उसका जाके ऑपरेशन करा लें। इट्स जस्ट एन इजी ऑपरेशन। काला और नहीं, काले नहीं, सफेद मोतिया की बात की। काला मोतिया इज अ डेंजरस डिजीज, इट्स एन इरिवर्सिबल डिजीज जिसमें हमारी नस, जो आंख की एक नस होती है, ऑप्टिक नर्व, वो डैमेज होती जा रही होती है। इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, और ये बल्कि इसको हम साइलेंट किलर ऑफ विजन भी कहते हैं, जिसमें इंसान को पता भी नहीं चलता वो अपनी आंख लूज कर जाता है। ठीक है, क्या बड़ी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह एक हेरिडिटरी है कि ये खानदानों में चलता है, और एक ये कि 40 साल के बाद इंसान को अपनी आंख की स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए, क्योंकि उसमें उसको पता नहीं होता, बट डॉक्टर एक तशखीस कर लेता है इसको, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, और फिर उसका टाइमली इलाज शुरू हो जाए। टाइमली इलाज शुरू हो जाए तो हम उस डिजीज को वहीं रोक सकते हैं, मतलब उसको उसके स्टॉप बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल रोक नहीं सकते, बस उसकी प्रोग्रेशन को खत्म कर सकते। ठीक है, क्या वो आगे मजीद ना बढ़े। तो ऐसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं जिनको पता ही नहीं चलता लेकिन उनको हो गया होता है और बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है। आप समझेंगी, मैं वहाँ मेयो हॉस्पिटल में काले मोती की ही कंसल्टेंट हूँ, और आपको एहसास भी नहीं होगा कि इतने लोग आते हैं जब उनकी बिल्कुल नज़र काउंटिंग फिंगर कि वो सिर्फ उंगलियां या उससे भी कम उनकी नज़र हो जाती है, और वो तब प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ग्लोकोमा, काला मोतिया जिसको ग्लोकोमा कहते हैं, उसका लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं उसका। लेकिन आजकल जिस तरह डेज मनाए जाते हैं, हम ग्लोकोमा का डे सिर्फ इसीलिए नहीं मनाते, हम उसका पूरा वीक मनाते हैं। ग्लोकोमा वीक मनाते हैं ताकि लोगों में ये बीमारी की आगाही हो, अवेयरनेस हो, और वो इसका टाइमली आके अपना स्क्रीनिंग कराएं पहले, ताकि वो इस नौबत तक ही ना पहुंचे जहां तक पेशेंट्स को हम रिफ्यूज करना पड़े। मतलब हमें अच्छा नहीं लगता जब पेशेंट्स इतनी लेट आते हैं, तो हम उनको सिवाय ड्रॉप, और इसका इलाज बहुत सिंपल है। हमने उसका आंख का एक दबाव होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, इसी तरह एक आंख का अपना दबाव होता है, हमने उसका कंट्रोल रखना होता है। तो लेकिन अगर वो टाइमली आएंगे तो हम उनकी बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, ये डॉक्टर्स हैं जो आपको बता सकते हैं। तो डॉक्टर मुझे बताएं कि कितनी देर बाद आपको आंखों का चेकअप करा लेना चाहिए? बिल्कुल जी, बच्चों में जैसे मैंने आपको बताया, छोटे बच्चों में भी अगर आप प्री स्कूल उसमें सालाना मायना कराएं अगर उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब स्कूल गोइंग हो तब भी 1 साल के बाद उनका मायना कराते रहें। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही, डॉक्टर आपको फिर रिकमेंड करता रहेगा कि जी इतने टाइम के, अगर उनमें कोई वो डिटेक्ट कर लेगा कि जी कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर आपने जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें भी एनुअल मॉनिटरिंग जरूर करानी चाहिए। जिस तरह दांतों का चेकअप लाजमी है, इसी तरह आंखों का भी चेकअप लाजमी है, ताकि किसी वक्त भी कोई बच्चा या सर में दर्द की कंप्लेन करे, या जैसे मैंने आपको पहले बताया स्क्वीज कर रहा हो, तब भी वो एनुअल तब, और अगर चश्मा लग गया है तो हर 6 माह बाद जरूरी है जी। और शुगर के मरीजों के लिए भी इसी तरह है कि वो अपना इलाज जब उनको अगर तशखीस हो गया है कि उनके पर्दे पे असरात हैं, तो वो हर 6 माह बाद कराएं, या डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज कि कितनी उस डिजीज ने अपनी पकड़ जकड़ लिया है उस आंख को, उसके हिसाब से 3 माह भी हो सकते हैं और 6 माह भी हो सकते हैं। एक और बात आजकल मैं आपको जिक्र करना चाहूंगी जो कि बहुत कॉमन है, जो कि पहले सिर्फ बूढ़े लोगों को होती थी, जो और वो अब बच्चों में भी हो रही है, और ये स्मॉग से भी रिलेटेड है, बट सबसे ज्यादा ये रिलेटेड है हमारे ये जो लैपटॉप्स टेक्नोलॉजी
जो टेक्नोलॉजी आजकल बच्चों को बहुत आराम से मिल रही है, जो पहले सिर्फ एक ऑनलाइन क्लासेस भी तो हो जी गई हैं। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पहले जो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया थी, अब तो वो हमारी एक कोविड की वजह से एक नेसेसिटी बन गई है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बच्चों की, जिसमें उनको लैपटॉप देखना ही देखना है, स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है। ठीक है, एक तो उसके लिए ये है कि जी आपने उससे इनको ड्राई आईज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा है। हर बहुत किसी के ये है कि खारिश होती है, ड्राई आईज, समझ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा होता। एक ये भी प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं चल रहा होता जी उसमें है जो झपकने वाली आप बात कर रही हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा ब्लिंक करने लग जाते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं चलता कि ये क्यों कर रहे हैं। वो ड्राई आईज हो सकती हैं, आपके कमरे में भी एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि आपने बहुत हीटिंग किया हुआ हो या कूलिंग किया हो, तो ह्यूमिडिफायर्स लगाने चाहिए। या ये जो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से हो रहा है, इसमें स्क्रीन टाइम तो बढ़ गया है, हम लोगों ने काम करना ही करना है, लेकिन इसकी प्रिकॉशंस किस तरह से। एक तो ये कि बच्चों को तो थोड़ा सा आउटडोर में इन्वॉल्व कीजिए। फिर एक 20-20-20 का रूल है जो कि हमें जरूर अपनाना चाहिए। आप समझेंगे ये क्या है, 20-20 तो गुजर गया, अब मैं इसकी बात कर रही हूँ। 20-20 का मतलब है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स हमें 20 सेकेंड्स के लिए ब्रेक लेना चाहिए और या 20 फीट डिस्टेंस पे देखना चाहिए। ठीक है, आपने थोड़ा सा गैप लें, बेशक आप ऑफिस वर्कर हैं, आपका काम है, लेकिन आप 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेना तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना। और क्योंकि आप मानेंगी नहीं बात कि जब इंसान बुक रीड कर रहा होता है तो उसकी ब्लिंकिंग वगैरह सब कुछ चल रही होती है, बट जब हम स्क्रीन को देख रहे होते हैं तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। जैसे हम टीवी पे आपको जब देख रहे होंगे तो हम ब्लिंक करना भूल जाएंगे। एक तो आप लग इतनी अच्छी रही हैं, ऊपर से ये कि वैसे भी स्क्रीन जो हैं ये बहुत कैप्टिवेटिंग होती हैं, तो ये हम स्क्रीन ब्लिंक करना भूल जाते हैं। और अगर ब्लिंक नहीं करते तो ये ड्राई आइज का मसला बढ़ जाता है। किस तरह अपनी आंखों की हिफाजत कर सकते हैं? जी, इसमें ये है कि वही बात, एक तो स्क्रीन टाइम कम किया, सब्जियों का इस्तेमाल किया, साथ में इनको पानी से बार बार धोएं। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए तो यही है कि ये पानी का इस्तेमाल, साफ पानी से बार बार इसको धुलवाएं इनकी बच्चों की आंखों को। फिर ये कि हम बड़ों को एक टीयर सब्स्टिट्यूट्स दे सकते हैं जो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द आई कि उनका किस किस्म की ड्राइनेस है, तो वो हम टीयर्स ऑल्टरनेटिव्स इसके टीयर सब्स्टिट्यूट है। इससे ज्यादा इसमें सफेदी भी आ सकती है, वो एक्सट्रीम केसेस में जाके तो फिर वो अलग और इलाज होते हैं, फिर सर्जरी की तरफ भी जाया जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समन अली हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं हमें कि किस तरह हम घर रहकर भी अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। और आंखें एक बहुत ही खूबसूरत कुदरती तोहफा है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। जिस तरह आप अपने जिस्म की हिफाजत करते हैं उस तरह आपने अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी है, तभी आप हसीन मनाजिर देख सकते हैं, अपनी जिंदगी हसीन कर सकते हैं और खुशगवार बना सकते हैं। वैसे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से बनी है बहरानों का शिकार है। चीनी बहरान फिर से सर उठाने लगा है। कुछ माह कबल महंगाई से छुटकारा पाने के लिए सहूलत बाजार लगाए गए थे। अवाम को महंगाई से तो छुटकारा ना मिल सका, मगर 21 सहूलत बाजार बंद कर दिए गए हैं। शहरियों को रियायती आटा, चीनी, गोश्त तो मिला, मगर नाकिस सब्जियों, फल और अशिया खुरोनोश की मनमानी कीमतें भी वसूल की गई हैं। सहूलत बाजारों पर कितने फंड्स खर्च हुए हैं, कितने शहरियों को रिलीफ मिल सका है, सहूलत बाजारों को क्यों बंद किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। सर, हम आज बात कर रहे हैं सहूलत बाजारों की कि हुकूमत कितना रिलीफ दे रही है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, रिलीफ नजर नहीं आया। और वो कह रहे हैं कि हम लोग जो सहूलत बाजार बंद किए हैं हम लोगों ने, वो इसलिए बंद किए हैं कि महंगाई कम हो गई है। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए, तारीखी तौर पर महंगाई कभी कम नहीं होती, ये ऊपर ही जाती है। और अगर एक दौर की महंगाई को पिछले दौर से या एक साल की महंगाई को पिछले साल से कंपेयर करें तो ये निजाम ऐसा है, इसके अंदर इनबिल्ट सिस्टम ऐसा है कि इन्फ्लेशन होती है और 5 से 7% इन्फ्लेशन को इस निजाम में आइडियल माना जाता है। बुनियादी तौर पर जो महंगाई है वो सरकार के अमली तौर पर इख्तियार में नहीं रहती। मिसाल के तौर पर महंगाई तो वो करेंगे जो शुगर मिलों के मालिक हैं, वो कौन है? वो अपोजिशन में भी बैठे हैं, वो गवर्नमेंट में भी बैठे हैं, ठीक है ना। और रेगुलेटरी रिजीम आपकी है कोई नहीं। अब आपकी आयल है, आयल मार्केटिंग कंपनी, अभी आपकी अबू बकर खुदा बख्श साहब की रिपोर्ट आई थी कि ये बंद कर दें ओगरा शोगरा, बिल्कुल ये काउंटर प्रोडक्टिव है, किसी काम के नहीं है। तो इस निजाम में जो महंगाई है इसको वैसे ही सरकार के एम्बिट से निकाल दिया गया है। अब आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब के पास केस लगा था पेट्रोल की कीमतों का, उन्होंने कहा जी आपका क्या लेना देना इससे, मार्केट फोर्सेज होती हैं, सप्लाई और डिमांड का बैलेंस होता है, सप्लाई कम होगी कीमतें बढ़ जाएंगी, सप्लाई ज्यादा होगी कीमतें कम हो जाएंगी। तो बेसिकली ना ये हम लिप सर्विस करते हैं
अमली तौर पर कीमतों के निजाम से सरकार ने और आज के पिछले 25-30 साल के इस निजाम में लोगों से अलग कर दिया है। अब देखें, अब कोई भी चीज है वो सप्लाई और डिमांड से होती है। सप्लाई आपके पास है नहीं, इदारे आपने प्राइवेटाइज कर दिए, रेगुलेटरी अब रजीम जो है इंतहाई वीक है, वो लैपटॉप्स बन गए हैं, वो उनके हाथ में खेलते हैं, जो ठोकिए हैं, जो बड़े कारोबारी हजरात हैं, वो उनके मुलाजिम के तौर पर ज्यादा बिहेव करते हैं बनिस्बत पाकिस्तानी सरकार की जिन्होंने कीमतों को देखना है। तो ये सारा एक सिलसिला है, ये ऐसे ही चलेगा। क्या आपको लगता है कि जो सहूलत बाजार लगाए गए थे इनसे रिलीफ मिला है या इनसे कोई फायदा हुआ है? देखिए, ये कॉस्मेटिक किस्म की चेंजेस होती हैं और ये इनका ज्यादा इनका एक नुमाइशी किस्म का किरदार होता है बनिस्बत अमली किरदार के। पहली बात तो ये कि यूटिलिटी स्टोरों में और दाएं बाएं जो चीजें आप सप्लाई करते हैं उनका म्यार क्या होता है। तो इसलिए ये कोई वेलफेयर स्टेट्स नहीं है, ये 1% आबादी जो ज़राए पैदावार पे जिसका कब्जा होता है, ये उसके लिए एक वेलफेयर स्टेट है। ये वेलफेयर स्टेट उसके लिए है जो 7 स्टार अस्पताल में इलाज करा सके, 7 स्टार जो है वो फैसिलिटीज एंजॉय कर सके। तो बाकी ये लिप सर्विस है, ये हुकूमत हो दूसरी हुकूमत हो, दिस इज इररेलेवेंट। कोई एक दौर बता दे जिसमें हम कहें कीमतें नीचे आई थी, कोई एक रमजान ऐसा आया हो जिसके बारे में अखबार में खबर न लगी हो कि जनाब कीमतें आसमान पर चली गई। तो ये कीमतें अवाम का खिलवाड़ करती रहेंगी जब तक निजाम में बुनियादी तब्दीलियां नहीं आती। और इस इशराफिया चाहे वो हुक्मरान हो, चीनी बहरान फिर जो है वो सर उठा रहा है, ये क्यों हमारी हुकूमत जो है माफियाज को काबू नहीं कर पा रही? उसकी वजह ये है कि माफियाज हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, हुकूमतें माफियाज को कंट्रोल नहीं करती। वो इलेक्शन में आपके जो इलेक्शन में फंड्स हैं उसको बैंक रोल करते हैं, आपको इलेक्शन फंड देते हैं, आपके मीडिया सेल चलाते हैं। कौन चला रहा था पिछली और आज की हुकूमतों में मीडिया सेल? किस का नाम आया जिस पे कोई तफ्तीश नहीं हुई? तो बेसिकली माफियाज जो हैं वो सरकार के जो इदारे हैं वो उनके इतने जेर तसल्लुत होते हैं कि आप उनको कुछ कर नहीं सकते। अब लैंड माफिया है, अब उसको हाथ डाल के दिखाएं, चीनी माफिया है उसको हाथ डाल के दिखाएं, आपके खिलाफ जो है वो बन जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, अगले दिन आपकी हुकूमत डोलना शुरू हो जाएगी। तो एक बुनियादी बहरान से किस तरह हम छुटकारा पा सकते हैं? जिस वक्त ये सियासी तहरीकों का काम है और सियासी तहरीकें बदकिस्मती से जब आपके हुक्मरान और कारोबारी हजरात एक हो जाएंगे, देखिए ना, जिस आपके पास सियासी ताकत है, आप वजीर आजम भी हैं, आप PIA भी चला रहे हैं, आप ब्लू एयर भी चला रहे हैं, तो फिर आप ब्लू एयर का ज्यादा ख्याल रखेंगे ना। ठीक है, सईद काजी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, आपको खुश आमदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया सर। सर, हम बात करें सहूलत बाजारों की। पहले सहूलत बाजार लगाए गए, 21 सहूलत बाजार लगाए गए, लेकिन 2.5 माह बाद ही उनको बंद कर दिया गया है। क्या वजह बनी है, क्या लगता है आपको? हमें स्टडी करनी चाहिए कि हमारे यहाँ इतनी जितनी स्कीमें बनती हैं जिसका मतलब ये होता है कि आवाम को सहूलत पहुंचाई जाए, कि सहूलत बाजार जो है सस्ती चीजें फराहम की जाए, अच्छी चीजें फराहम की जाए। वो तजर्बा कभी कामयाब नहीं हुआ। हमने कोऑपरेटिव चलाया कोऑप के नाम पे, उससे पहले किसी और अदारा भी हमने बनाया, वो भी चला के देखा। हमने जुमा बाजार, अतवार बाजार वगैरह लगा के देखे, लेकिन ये बाजार भी आखिर में बन जाते हैं मुंतजमीन के कमाई का जरिया, और वही आम आड़ती की जगह मुंतजमीन ले लेते हैं, वो कमाई करते हैं, मयार इनका कम होता है, चीजें महंगी होती हैं, वो चल नहीं पाता। एक जमाने में बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से पूरे मुल्क में जुमा बाजार छुट्टी जुमे की लगा करते थे। उन दिनों कुछ इस तरह का इंतजाम हुआ था कि सब वो चीजें क्योंकि कम्पिटिटिव प्राइस पे वहाँ मौजूद होती थी, मार्केट की एक तरह की हालात यानी ठीक थे, तो चीजों में कुछ लगता था कि फर्क पड़ता है आम मार्केट के लिहाज से। आज आप जाएं तो जो कीमत वहाँ है वही मार्केट में है। खाने वाले बहुत हैं, जो निगरान मौजूद हैं, आप शिकायत करें कि इसका बयान खराब है, वो सुनता ही नहीं है। अगर आप उनको बताएं कि ये क्योंकि जिस चीज में भी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है या सरकारी मुलाजम आ जाती है, वो चीज चल नहीं पाती। आपने तजर्बात किए, फर्ज किया शहबाज शरीफ का तजर्बा था सस्ते तंदूरों का, असूली तौर पर कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए कि आपको सब्सिडाइज करना चाहिए, आटा रोटी सस्ती लोगों को मिले। लेकिन तजर्बा इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि आटा बांटने वाले जो थे आटा खुद खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी वो सारी स्कीमें जो अवाम की सहूलत के लिए एक तरह की कम कीमत पर सब्सिडी पे फराहम की जाती है, उसमें दरमियान में खाने वाला आ जाता है। अब देखिए यूटिलिटी स्टोर है हमारे, तो आप तो छोड़ दीजिए, यूटिलिटी स्टोर है हमारे,
यहाँ बहरान पैदा हुआ चीनी का, तो चीनी खरीदी गई अगर चीनी का बहरान तो दोबारा सर उठाने लग गया है। 60 रुपए की चीनी थी तो उन्होंने 80 रुपए की खरीदी और गवर्नमेंट की सब्सिडी उसमें लगाई और 70 को बेची। तो ये हालांकि बाजार में जो फैक्ट्री से मिलती थी उस जमाने में 60 की बिकती थी, ये परमानेंट कीमत के बढ़ने का सबब बन गई। ये सारे जितने तजर्बात जिसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल होती है, सरकारी मुलाजम कह लीजिए शामिल होता है, या और भी कोई सिस्टम जाता है, वो एक तीसरी फोर्स बढ़ जाती है जो गाड़ियां आड़तियों को देते हैं या मिडिल मैन को देते हैं, और सारे के सारे काम वो लोग करने लग जाते हैं। तैयार खराब चीजें महंगी और दस्तयाब भी नहीं होती जो जरूरी चीजें होती हैं। तो इस सिस्टम को जब तक मेरा ख्याल है नाम तो कोऑपरेटिव का भी रखा गया, लेकिन जब तक कोऑपरेटिव की सही रूह के तहत इस तरह के इदारे रन नहीं किए जाएंगे इनका कोई फायदा नहीं होगा। और अभी तक हमारे यहाँ कोऑपरेटिव को सही तौर पर रन करने का कोई निजाम ये पैदा हम नहीं निजाम हुआ। कैसे ठीक कर सकते हैं कि एक आम आदमी भी वो हर चीज खा सके जो एक ऊपर वाला तबका खाता है, वो भी उसकी भी जो अशियाई जरूरियां हैं उस तक भी पहुंच सके और कम कीमत में पहुंच सके। देखिए सिस्टम हमारे यहाँ क्या है, अब हमने कहा कि बाहर से इम्पोर्ट बहुत होती है, हम चॉकलेट मंगाते हैं, हम चीजें मंगवाते हैं, दूसरी चीजें मंगवाते हैं जो कि महंगी पड़ती है, दूध मंगाते हैं, हम क्रीम मंगाते हैं, वगैरह वगैरह। हम ये एक हमने लाइन लगा दी, लेकिन जो ठीक है, सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार थे और अपना तजुर्बा बता रहे थे। जनाब और भी हमने बातें करनी है लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो जनाब अब हमने बात करनी है पाकिस्तान में होने वाले इवेंट के हवाले से जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तो पाकिस्तान के मकबूल तरीन T20 इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है, जिससे हमें ये पता चल गया है कि कौन सा बड़ा खिलाड़ी किस टीम में शामिल होकर मुखालिफिन के छक्के छुड़वाने वाला है। PSL का गुज़श्ता इवेंट रहा तो कामयाब था, लेकिन कोरोना ने इसे बुरी तरह मुतासर किया था। लेकिन अब उम्मीद ये है कि 20 फरवरी से शुरू होने वाला ये इवेंट फुल एक्शन और धूम धड़के के साथ मुनक्किद होगा और शायकीन खूब एंजॉय भी करेंगे। इस साल भी टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें क्रिस गेल, उस्मान शनवारी, मोहम्मद नबी, डैन क्रिस्टियान और लिविस वगैरह शामिल हैं। तो क्या डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स इस बार भी फतह का ताज अपने सर पर सजाएंगे? इस दफा फेवरेट टीम कौन सी है, इस हवाले से बात करेंगे। मशहूर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग जो हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। सर इवेंट शुरू होने वाला है और आपको पता है कि क्रिकेट शायकीन बहुत इंतजार कर रहे थे, एक्साइटिंग थे बहुत ज्यादा इसको देखने के लिए, और ड्राफ्टिंग भी मुकम्मल हो गई है इस इवेंट की। तो क्या कहते हैं जो चैंपियन था, डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स, क्या इस बार भी सर पर ताज रख पाएगा? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग अब एक ब्रांड बन गई है। अब से जब 5 साल पहले जब ये पाकिस्तान सुपर लीग 2015 में शुरू हुई थी तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक ब्रांड बन जाएगी। और फिर पिछले साल पूरी सुपर लीग पाकिस्तान में हुई, अब इस साल भी पूरी ये PSL जो है पाकिस्तान में हो रही है। बड़े लोग एक्साइटेड हैं इस लीग के हवाले से, लेकिन एक बदकिस्मती है कि कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से लोग मैदान में जाकर मैचेस नहीं देख पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो लोग तमाशाई मैदान में जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि सूरत हाल कोविड की बड़ी खतरनाक है तो इसलिए लोग मैदान में जाकर नहीं देखेंगे, टीवी पर मैचेस देखेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, लेकिन एक्साइटमेंट तो है क्योंकि इसमें थ्रिलिंग मैचेस, सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिलते हैं। तो सर आप ये जो कराची किंग्स की टीम है कितनी बैलेंस लग रही है आपको, क्या कहते हैं आप? देखिए, कराची किंग्स जीती तो है, माजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जीती है, पेशावर ज़ल्मी भी जीती, और उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 दफा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती। कराची किंग्स जीती है, लेकिन अब
टाइटल डिफेंड करने के लिए इन पर और ज्यादा प्रेशर होगा। बैलेंस टीम है, उन्होंने मोहम्मद रिजवान को जो विकेटकीपर थे पाकिस्तान के जिनको नहीं खिलाया जाता था उनको फारिग कर दिया है, कई नए प्लेयर्स भी लिए हैं, तो डेफिनेटली कराची किंग्स के लिए एडवांटेज तो होगा। लेकिन दूसरी टीमें भी पूरी तैयारी के साथ आ रही हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने क्रिस गेल को अपनी टीम में शामिल किया है, बड़े बासलाहियत बैट्समैन है, T20 के स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। दीगर टीमें भी बड़ी तगड़ी हैं। लाहौर कलंदर्स ने अपने पुराने वही जो प्लेयर्स थे गैर मुल्की उन्हीं पर रिलाई किया है, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। तो सर क्या आपको लगता है कि कराची किंग्स को टफ टाइम देख सकते हैं अगर लाहौर कलंदर की बात की जाए, जिसमें मोहम्मद हफीज हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और डेविड वेस हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये टफ टाइम दे सकते हैं इस दफा? देखें, एक कराची किंग को टफ टाइम नहीं, आप जो टूर्नामेंट में शरीक PSL की तमाम टीमों का जायजा लें। कराची किंग्स है, पेशावर जल्मी की टीम बड़ी अच्छी है, शोएब मलिक उस टीम में है, उसके अलावा कामरान अकमल उस टीम में है। फिर आप मुल्तान सुल्तान्स की टीम की बात करें, मुल्तान सुल्तान्स की टीम भी बहुत अच्छी है, तो मुकाबला तो होगा इन तमाम टीमों के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आप रूल आउट नहीं कर सकते, पिछली दफा उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन वो दोबारा से आएंगे एक जख्मी शेर की मानिंद। तो मैं समझता हूँ एक अकेले कराची किंग्स नहीं, ये पांचों टीमें बैलेंस है और मुकाबला जो है पांचों टीमों के दरमियान जबरदस्त होगा। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से लोगों को एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है जो हम लोगों ने शुरू किया है लोगों के लिए। तो सर आपको लगता है कि कोरोना की वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ा? लोग वैसे ही पुरजोश हैं, उतने ही एक्साइटेड हैं? देखिए, कोरोना तो अपनी जगह पर लोग घरों में अपने आप को महदूद कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है। अब तो पाकिस्तान में जो दूसरी वेव आई है कोरोना की, उसकी वजह से लोगों को और ज्यादा एहतियात करने का मशवरा दिया गया है, खासी अमवात हो रही है। लेकिन क्रिकेट का खेल तो लोग अपने घर में बैठकर देख सकते हैं। और एहसान मानी ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि PSL के मैचेस में तमाशाइयों को आने दें, लेकिन ये डिपेंड करता है, अगले महीने PSL हो रही है, आसार तो नहीं लगते कि तमाशाइयों को आने की इजाजत दी जाएगी। उससे पहले 26 जनवरी से जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू हो रही है, उस सीरीज के लिए भी लोग एक्साइटेड है, लेकिन वो सीरीज भी बगैर तमाशाइयों के हो रही है। तो मैं समझता हूं कि बगैर तमाशाइयों के ये PSL भी होगी और ये पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज भी होगी, लेकिन डेफिनेटली लोग घरों पर बैठकर टेलीविजन पर मैचेस देख सकेंगे। घर में बैठकर हम जरूर अपनी टीम्स को सपोर्ट भी करेंगे और एंजॉय भी उसी तरह करेंगे जिस तरह हम ग्राउंड्स में जाकर उनको सपोर्ट करते हैं। सर हमारे PSL को उसका मुकाबला किया जाता है IPL से भी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये मुकाबला ठीक है? देखिए, IPL में बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, उनके पास स्पॉन्सर बहुत ज्यादा है और वो दुनिया के तकरीबन टॉप के क्रिकेटर जो है वो IPL में खेलते हैं क्योंकि उन्हें पैसा ज्यादा मिलता है। हमारे यहाँ तो पैसा कम है और अब तो इस दफा जो अब छठी PSL होगी तो उसमें भी खिलाड़ियों की जो रकम है, जो मुआवजा है, उसमें कमी कर दी गई है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो हमारी अपनी एक लीग है, क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर्स आते हैं, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स आते हैं, लेकिन भारत की मार्केट 1.5 अरब की आबादी का मुल्क, उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, तो वहाँ स्पॉन्सर ज्यादा आते हैं जिसकी वजह से वो पैसा ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन महदूद वसाइल के बावजूद हमने जो परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान सुपर लीग, हैट्स ऑफ टू नजम सेठी, क्रेडिट उनको जाएगा कि जिन्होंने जब ये लीग शुरू की थी तो लोग कह रहे थे कि ये लीग जो है बिल्कुल नाकाम हो जाएगी, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से 2016 में लीग शुरू की पहली, उस वक्त लोग तवक्को नहीं कर रहे थे। फिर 2016, 17, 18, 19 और 20 ये 5 जो सुपर लीग्स हुई हैं, अगरचे नजम सेठी साहब 3 लीग्स कराने के बाद PCB के चेयरमैन नहीं रहे, लेकिन ये लीग्स जो है वो अपने आप को एक एस्टैब्लिश कर चुकी हैं और इससे पाकिस्तान क्रिकेट का एक इमेज दुनिया में बेहतर इमेज जा रहा है। सर इस दफा आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या कहते हैं बेहतरीन टीम कौन सी उभर कर सामने आएगी? देखिए, लाहौर कलंदर्स की टीम मेरी तो फेवरेट टीम है। उसकी वजह यह है कि लाहौर कलंदर्स ने गिरकर संभलना सीखा। इब्तिदाई 4 एडिशन में लाहौर कलंदर्स जो थी वो आखिरी नंबर पर रही और 5वें एडिशन में उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। मिर्जा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि PSL के हवाले से कौन सी टीम किसको टक्कर देने वाली है और शायकीन भी बहुत पुरजोश हैं। 20 फरवरी से ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले ही ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली गई है और हमें पता चल गया है कौन सी टीम में कौन सा खिलाड़ी है और टीम कितनी मजबूत है। कहते हैं कि औरत सिर्फ नाजुक है, ये कहानी हुई पुरानी। आज की औरत ना तो नाजुक है और ना ही कमजोर है। आज
आपकी मुलाकात ऐसी ही एक लड़की से करवाते हैं जो साबित कर रही है कि आज की औरत किसी से कम नहीं है। मेरे साथ मौजूद है लाहौर की बाहिम्मत फातिमा नासिर, जिन्होंने दुनिया का मुश्किल तरीन मशगला कोहे पैमाई अपनाया है और कोहे पैमाई का दूसरा लेवल पास करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून होने का एजाज भी अपने नाम कर लिया है। कोहे पैमाई और हवाबाजी से लेकर मेकअप, परफॉर्मिंग आर्ट्स और नेजाबाजी तक फातिमा अपनी 25 साल जिंदगी में वो सब कर चुकी हैं जो शायद एक आम आदमी को करने में पूरी जिंदगी लगे। चलिए जी, उनसे ही जान लेते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लिए हैं। फातिमा नासिर, आपको खुशामदीद कहती हूँ, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फातिमा, छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे कर लिए कैसे? शौक था बचपन से। हाँ, बचपन से शौक था जी। जैसे कहा जाता है कि औरतें या लड़की सिर्फ नाजुक होती है, बड़ी कमजोर से होती है, वो नहीं कर सकती, कुछ भी हैवी काम नहीं कर सकती। आप पहाड़ चढ़ गई, किस तरह? बस मेरा शौक था काफी। मैं एथलेटिक तो मैं बचपन से ही हूँ, और इसी तरह एक स्पोर्ट्स के बाद दूसरी करने के बाद मेरा शौक कोहे पैमाई की तरफ आ गया और मैंने कहा मैं क्यों ना इसकी ट्रेनिंग लूँ और फिर इसको आगे लेके चलूँ। ठीक है, तो बचपन से ही ये शौक था और इसको आगे लेकर चली। अब तक कितने पहाड़ चढ़ चुकी हैं आप? कि मैं राका पोशी तक गई हुई हूँ और उसके बाद मैं काफ़ी मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड थी कि मैं इसको और आगे लेके चलूँ। तो मैंने ये कोर्स किया और एंड आई प्लान टू डू इट इन द और एट द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, तो आज जो लेवल 2 हमने देखा कि आपने लेवल 2 पास करके पाकिस्तान की पहली खातून है जिसने वो लेवल 2 पास किया, उसका नाम एजाज अपने नाम किया है। क्या क्या मुश्किलात उसमें आई आपको? काफ़ी ज़्यादा इसमें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपके पास मौसम होता है वहाँ पे, ठीक है। एक मैं लाहौर में रहती हूँ, हमारे पास बहुत ही कह लें मॉडरेट किस्म का मौसम। वहाँ जाके बहुत ही आप कह लें लो टेम्परेचर में गिर जाता है, ड्रॉप्स टू लाइक -16 -20 तक रात तक चला जाता है। एवरीथिंग दैट यू हैव देयर इज फ्रोजन। और उसके बाद आपको वहाँ पे उस मौसम से अलग लड़ रहे हैं एंड देन यू हैव टू फाइट योर ओन सेल्फ एज वेल, बिकॉज माउंटेनियरिंग इज देयर इज अ पार्ट ऑफ इट कि यू हैव टू बी एबल टू लिफ्ट योर ओन वेट। अगर आप अपना वजन नहीं उठा पा रहे ना पहाड़ों में तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इवन आप एक बर्डन हो जाओगे अपने फेलो माउंटेनियर्स पे भी। फिर उसके बाद मैंने लेवल 1 और लेवल 2 इकट्ठे एक साथ किए। ओके, तो मुझे इसमें ये इशू आया था जो कि खैर मैंने बाद में इसको ओवरकम कर लिया। मैंने लेवल 1 का जो मैंने परफॉर्म किया था उसके बाद मैंने लेवल 2 भी किया। यानी जो मेरे फेलो माउंटेनियर्स वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने पहले लेवल 1 कर लिया और कुछ तो लेवल 2 कर रहे थे, मैं दोनों इकट्ठे कर रही थी। तो मुझे उस लेवल 1 का भी करना पड़ा, फिर वापस गई और फिर दोबारा से मुझे लेवल 2 का भी करना पड़ा। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे से इसको कर लिया था। तो फातिमा, लेवल 1 और लेवल 2 में क्या डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस काफ़ी आता है। लेवल 1 में ना आपको कह रहे हैं आपके पास सेफ्टी ज़्यादा होती है, आपके पास कम हैसल होती है। उसके अंदर आपने सपोज इफ़ यू आर ट्रैवर्सिंग तो आपने उसके अंदर जो लेवल 1 वाले हैं वो रस्सी का सहारा लेके आगे क्रॉस करते हैं ग्लेशियर। जो लेवल 2 वाले हैं उनके पास आइस एक्स होती है या क्लाइंबिंग टूल्स कहते हैं, वो उसके सहारे चलते हैं। और उसमें ये होता है कि आपने रस्सी नहीं पकड़नी, आपने सारा अपना वजन खुद उठाना है। ओके, यू हैव योर क्रैम्पॉन्स, यू हैव दोज एक्सेस इन योर हैंड, और स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। खैर सेफ्टी वहाँ पे होती है, लेकिन इंसान को लग पता चल जाता है कि वो कितना अपना वजन उठा सकता है। और वो पूरा एक कह लें प्रेशर जो है ना पूरी बॉडी के ऊपर होता है, आपके मसल्स, आपकी जान कितनी है, आपने अपना वजन खुद उठाना है। इंजरीज आ जाती हैं। खैर जिस तरह से मेरे उस्ताद मोहतरम ने करवाया था सर जाहिद राजपूत, वो बेहतरीन उन्होंने तरीके से सिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कोई मेजर इंजरीज नहीं आई, छोटी मोटी खराशें तो आ गई थी। तो यस। तो कितना टाइम लगता है? 3 दिन में। अच्छा। आपका ये कोर्स है 3 दिन का, लेवल 1 लेवल 2। मैंने इन 3 दिन में दोनों कोर्सेज किए इकट्ठे। तो या इस तरह से हमें टाइम लगा इतना सा। आप, हमने सुना है आप मुख्तलिफ मल्टीटास्कर हैं, आप हर चीज कर लेती है। मतलब एक बंदा एक चीज नहीं कर सकता और फातिमा नासिर तो हर चीज कर लेती है, मेकअप भी कर लेती हैं। तो सपोर्ट कितनी की सबने? घर वालों ने सपोर्ट की? बहुत की। कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। हाँ, तो क्या मतलब शुरू में, बाद में तो आप जब मशहूर हो जाते हो या आप किसी कामयाबी पे पहुंच जाते हो तो सपोर्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मसला आता है कि उनको किस तरह हमने कन्विंस करना है कि हम लोग ये चीज करनी है, कि मैंने पहाड़ चढ़ना है, क्योंकि लड़कियां नहीं चढ़ती।
आई हैव अ रूल दैट आई से पहले करो फिर बताओ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना अपने काम के बारे में कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, किसी को नुकसान नहीं हो रहा और जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, देन गो फॉर इट। बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमेशा परवाह करेंगे, वो टेंशन लेंगे, चाहे वो आप जितनी मर्जी उनको गारंटी दे दो कि नहीं इट्स अ सेफ थिंग टू डू, दे विल ऑलवेज वरी अबाउट यू। ठीक है, इसी तरह आपके घर वाले, आपके दोस्त में भी उस पॉइंट से ना समझ पाए जिस पॉइंट से आप देखते हो चीज़ों को। तो अल्टीमेटली आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। मुझे जब होता है ना श्योर कि मैंने जो काम करना है मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और इट इज़ गोइंग टू बी मेकिंग अदर्स प्राउड, तो मैं पहले करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ, तो इवेंचुअली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई ये चीज़ें करने की? एडवेंचर का अगर देखा जाए तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर से आई है। अच्छा। मैंने अपने फादर को सारी जिंदगी देखा है इस तरह के एडवेंचर्स करते हुए और बीइंग वेरी एक्टिव इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर्स एंड everything, how he manages things, how he has the courage to do things that I might have been afraid of back then. तो उनको देख देख के ना मेरे अंदर से ये जज्बा और ये शौक उठाए। और अगर हम आर्ट्स की तरफ क्रिएटिविटी देखें तो मेरी मदर, बिकॉज शी इज़ अ आर्टिस्ट फ्रॉम एनसीए, तो उन्होंने भी, मैंने बचपन से ही ना मैं उनको देखती आ रही हूँ, पेंटिंग्स बना रही हैं, स्कल्पचर्स बना रही हैं, कैलीग्राफी और इस तरह की चीज़ें देख देख के वो शौक मेरे अंदर आया है। अपने पेरेंट्स से बेसिकली इंस्पायर। तो किस तरह फातिमा मैनेज किस तरह करती हैं अपनी पर्सनल लाइफ को और इतनी एडवेंचरस लाइफ को? वहाँ पर भी जाना है और पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है, अपने दोस्तों को भी वक्त देना है, घर वालों को भी वक्त देना है, किस तरह मैनेज कर लेती है? मैं बहुत ही कह लें सुकून से जिंदगी गुजारने वाली हूँ कि टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, जो होगा देखा जाएगा, जिंदगी है, कुछ ना कुछ होता रहता है, इट्स लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। तो आपने कोई अपने प्लान्स बनाए होते हैं और हो कुछ और जाता है। बिल्कुल ऐसे है। तो मैं सारा कुछ मैनेज इस तरह से करती हूँ कि व्हाट आई बिलीव इज दैट हम बचपन में जब छोटे होते हैं क्लासेस स्कूल और मैट्रिक में हम एक टाइम पे कम्प्लीटली ऑपोजिट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। यू हैव मैथ्स, यू हैव साइंस, यू हैव उर्दू एंड देन यू हैव इस्लाम मैथ एंड देन यू हैव सोशल स्टडीज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसी तरह आप बड़े होके भी ना वो डिफरेंट काम कर रहे होते हो लेकिन आपको पता नहीं होता कि यू आर उन्हीं की बेस पे मेडिकल भी कर रहे हैं, उधर से आप माउंटेनियरिंग भी कर रहे हैं एंड देन आप सेफ्टी और लाइफ सपोर्ट के कोर्सेज भी कर रहे हैं। ये सारे हमारी पढ़ाई का कह ले कि इम्पैक्ट है। फिर लोग क्योंकि फिर लोग समझते हैं कि आप सारे काम इकट्ठे नहीं कर सकते। बेशक, लेकिन आप कर सकते हो, आपको पता नहीं चलता, आप कर रहे होते हो। आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है मेरे ख्याल से बस। हाँ, अब जैसे कि मैं सारे काम इकट्ठे नहीं करती, मैं एक काम पकड़ती हूँ, मैं इसको प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाती हूँ जब तक मैं इस पर सर्टिफाइड हो जाती हूँ या आई एम एबल टू रीटीच इट, कि मैं इतना उसमें अच्छी हो जाऊँ कि मैं इसको आगे पढ़ा सकूँ और सिखा सकूँ। फिर मैं अगले शोबे, अगले शौक की तरफ जाती हूँ। ठीक है, तो आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या दोबारा कब जा रही हैं आप माउंटेन्स पे? बहुत जल्द ही। माउंटेनियरिंग जो है एक काफ़ी एक्सपेंसिव शौक है, जस्ट लाइक पोलो। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव शौक है और इसके लिए आपके पास अगर सही इक्विपमेंट नहीं है तो आप कह रहे हैं सुसाइड करने जा रहे हैं पहाड़ों में, आपको इक्विपमेंट होनी चाहिए आपके पास, फाइनेंशियली यू शुड बी वेरी मच स्टेबल फॉर दैट। तो आई प्लान टू गो ऑन 6,000 प्लस एंड 7,000 प्लस माउंटेन्स और इवेंचुअली उसके बाद 8,000 इंशाल्लाह। तो जैसे जैसे मेरा ये ट्रेनिंग्स चलती रहेंगी तब तक मैं अपनी तैयारी भी रखूँगी बरकरार कि मैं इक्विपमेंट जमा करूँ, मैं अपने फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ इस फील्ड के अंदर कि मैं आगे जाके सबमिट्स कर सकूँ। तो मुझे बताएं, पढ़ती हैं आप? हाँ जी। क्या पढ़ी हैं? डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट बन रही हैं लेकिन चढ़ आप पहाड़ रही हैं, मतलब किस तरह? आपने हर चीज पढ़नी है, आपने हर चीज करनी है, किस तरह फातिमा? It's all related. I mean, I'm a sportswoman and physiotherapy is all about, muscles and bones. तो मेरे लिए बहुत आसान है ये काम दोनों लेके चलना। तो किस तरह मैनेज, स्टडी को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, तो स्टडी को कैसे मैनेज करती है? Luckily, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, so you have a lot of time. वो तो है, लेकिन इससे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। बिल्कुल। आपको जाना पड़ता था, क्लास लेनी भी जाना पड़ता था, और अगर आप लंबे टूर पर चली जाती थी तो फिर कैसे करती थी मैनेज? मैं मैनेज इस तरह से करती थी कि हमारी क्लासेस के बीच में अक्सर 3 से 4 घंटे की ब्रेक होती है या क्लासेस जल्दी ख़त्म हो गई हैं, तो मैं उस टाइम को कंज्यूम करती थी रादर देन गोइंग आउट विद फ्रेंड्स। मैं उस टाइम में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव और क्रिएटिव करती हूँ। जैसे मैंने नेज़ाबाजी अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान सीखी। मैं सुबह 6 बजे जाती थी, नेज़ाबाजी सीखती थी, करती थी और फिर 8 बजे की क्लास में लेती थी रोज़। अच्छा।
उसके बाद जो बीच में टाइम आ जाता है या उसके बाद क्लासेस अगर जल्दी ख़त्म हुई हैं तो मैं उसमें स्विमिंग के लिए चली जाती थी। अच्छा, तो मैनेज मैं कर लेती हूँ, टाइम जहाँ मुझे मिलता है मैं उसको ज़ाया नहीं जाने देती। उसको ज़ाया नहीं जाने देती, उसको यूटिलाइज कर लेती हूँ। हाँ जी। फातिमा, और कौन कौन से शौक हैं आप? अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स मुझे शौक है, आर्ट्स का शौक है। मैं पेपर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। मैं ऑरिगामी जो है जापानीज आर्ट वो मैं बहुत बनाती हूँ। मैं क्राफ्टिंग करती हूँ। उसके बाद मैं कह रही मुझे शौक है कम्युनिटी सर्विस का। अच्छा। लाइक आई इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कोर्सेज, जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट आ गया, फायर फाइटिंग का कोर्स आ गया, माउंटेनियरिंग के इस तरह के कोर्सेज। और मुझे शौक है नई से नई चीज़ ढूंढने का। पाकिस्तान में इतना टैलेंटेड आवाम है हमारी, और इतना कहने एडवेंचर है जो लोगों को पता नहीं है। तो आई एम ऑलवेज अप टू फाइंडिंग न्यू थिंग्स इन पाकिस्तान। क्या कहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को, लड़कियों को खास तौर पर, कि जरूरी नहीं है कि हम घर में ही रहे, हम बाहर निकल कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फातिमा नासिर हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल हैं जो हमें अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, जो बहुत कुछ कर आई हैं और आगे भी करने जा रही हैं। क्या कहेंगी फातिमा? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास जो वक्त है ना, आप उसको चेरिश करो। अगर आपको हर एक नया दिन मिल रहा है तो कंसिडर इट अ ब्लेसिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर थिंकिंग कि हाँ मैं करूँगी, वेट करूँगी, शादी के बाद करूँगी, वक्त आएगा तो फिर डोंट वेट फॉर दैट टाइम। आपको जो करना है यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। ठीक है जी। फातिमा नासिर हमारे साथ मौजूद थी, नेशनल एथलीट थी, और उन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं जी। पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और उम्मीद करती हैं कि इसी तरह ये हमारा नाम रोशन करती रहेंगी। और इनकी तरह और भी बहुत से लोग जो हैं, इनकी आज की गुफ्तगू सुन के, उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, उनके अंदर भी वो जो स्किल्स हैं, जो छुपे हुए स्किल्स हैं, वो बाहर आ सकेंगी। जनाब, हमने आपसे वादा किया हुआ है कि रोज किसी ना किसी किताब से आपका तारुफ करवाएंगे। तो आज जिस किताब से आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं वो मेरी भी बहुत ज्यादा पसंदीदा किताब है। उर्दू जबान ने दुनियाई अदब को कई बेहतरीन नॉवल दिए हैं, लेकिन हालिया तारीख में एक नॉवल पीर कामिल ने जिसे शोहरत समेटी है, ये अपनी मिसाल आप हैं। उमैर अहमद का लिखा ये नॉवल इस दिलचस्प पैराए में बनाया गया है, बयान किया गया है कि अगर आप इसको एक दफा पढ़ना शुरू कर दें तो उसे छोड़ना नामुमकिन हो जाता है। इस नॉवल में आज के जमाने के इंसान की अपनी मजहबी शनाख्त के हवाले से सवालात को मौसर अंदाज में इस तरह बयान किया गया है, जबकि इस्लाम के बारे में गैर मुसलमानों का नजरिया और इस हवाले से गलत फहमियों को भी खूबसूरती के साथ दूर किया गया है। जनाब, ये नॉवल पढ़िए और इसे लाजमी अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा भी बनाइए। और आज के शो से मेरा और आपका साथ यहाँ तक ही था। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और आज का फीडबैक देना आपने नहीं भूलना। हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और हमें बताइए कि हम और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो मेरा और आपका साथ यहीं तक था, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते नूरजहां का गाना जरूर सुनिएगा। अल्लाह हाफिज।